जो प्रोजेक्ट है ये आपका नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, मैं इनसे बहुत हद तक सहमत हूँ। अब एक्चुअली में अगर आपको क्रिप्टो को समझना है, तो सबसे पहले आप समहाउ बिटकॉइन को समझें, बिटकॉइन के बाद आप इथेरियम को समझें। अगर ये 2 चीज़ आप समझ पाते हैं, बिटकॉइन एंड इथेरियम, तब आप ओरिजिन की ओर आएँ। केवल कि 8 आवर में ये कंपाउंडिंग आ रहा है, ये मतलब आपके पास इतने टोकन्स बढ़ जा रहे हैं, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्यूचर में आपका एनकाउंटर ऐसे लोगों से होगा जो आपसे काफ़ी कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं। और इंडस्ट्री, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ नॉलेज ही आपका पैसा है। नॉलेज इज़ अ पावर, यू बेसिकली हैव टू ग्रैब द नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर नॉलेज की बात करूँ तो मैं एक कल की न्यूज़ बताता हूँ, तो एक डेटा भी देख सकते हैं। सभी लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो 2-3 टूल हैं, ये जो हमारे पास एक टूल है बुलमर्ग, इसको आप ना अपने मतलब पोर्टफोलियो में रखें कि आप न्यूज़ यहाँ से निकाला करें, जो कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड आपको देश दुनिया की न्यूज़ देगी। ऐसे और भी हैं, लेकिन ये आपको जानकारी मिलेगी। सेकंड, अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो मार्केट से जानकारी के लिए, तो एक दूसरा टूल आप ये यूज़ कर सकते हैं, द कॉइन टेलीग्राफ, ये उपयोग करें। अब अगर मैं इन्हीं 2 न्यूज़ सोर्सेस की बात करूँ और बाकी न्यूज़ सोर्सेस से, तो कल एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। ये जानकारी ये प्राप्त हुई कि जो वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सभी लोगों ने नाम जाना होगा यूके की, उनके पास अराउंड मोर देन आई थिंक सो $30 बिलियन पड़े हुए हैं। और जो यूनिवर्सिटी होती है, वो यूनिवर्सिटी भी अपने फंड को यूज़ करती है ताकि वो पैसे अर्न कर सके और उसका उपयोग यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में लगा सके। अभी तक ये जो यूनिवर्सिटी थी, जो फाइनेंस थे, ये क्रिप्टो को लेके उतने पॉजिटिव नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो को ऐड कर रही है, बिटकॉइन को परचेज कर रही है और उसने कई बिलियन डॉलर के बिटकॉइन के ईटीएफ परचेज किए हैं। बिटकॉइन के ईटीएफ का अर्थ ये है, ईटीएफ मतलब इक्विटी ट्रेडेड फंड, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, वो इक्विटी ट्रेडेड फंड का मतलब समझ सकते हैं। या आप ऐसे समझिए कि साधारण भाषा में उन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो के बाकी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब अगर यूएस गवर्नमेंट की बात करूं, तो इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है, आप इंटरनेट पे देख लें। ईटीएफ फ्लो आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इथेरियम ईटीएफ इनफ्लो। इन सभी चीजों के माध्यम से आप बड़ी कंपनियां, या फिर आप ये कह सकते हैं, 1 मिनट सर, मैं ये एनोटेशन बंद कर दूं अखिलेश सर? जी बिल्कुल बंद कर दीजिए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और डायरी, मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था कि पेन और डायरी अपने हाथ में रखिएगा, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए। बहुत मुश्किल होता है शशि जी का समय मिल पाना। हम बहुत लकी हैं कि एक बहुत अच्छे क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर, एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हमारे साथ में है, जो अपनी एजुकेशन हमें अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये मौका दूसरी बार नहीं मिलेगा, कब मिलेगा आई डोंट नो। तो प्लीज अपने हाथ में पेन और डायरी रखिए। ये सारी चीजें, ये सारे लिंक्स, ये सारे यूआरएल जो ये बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जहां पर सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो हमको लर्न करना है, हमें सिर्फ गोले नहीं बनाना, हमें सिर्फ फॉल्स कमिटमेंट करके टीम नहीं बढ़ानी है, हमें अपने आप को लिटरेट करना है, पढ़ना है, सीखना है। तो ये यूआरएल प्लीज नोट डाउन कीजिए, ताकि फर्दर फ्यूचर आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे। हमारा सिर्फ इतना सही प्रयास है। तो प्लीज तैयार रहिए एजुकेशन को लेने के लिए। थैंक यू सर, सॉरी शशि भाई। ओके, स्क्रीन दिख रही है सर? जी विजिबल है सर। तो अब यहाँ पर जब हम स्क्रीन देखते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखता है कि ये जो हमारे पास इथेरियम का इनफ्लो है, यहाँ से पता चलती है कि एक्चुअली में इथेरियम या फिर बिटकॉइन के ऊपर, ऐसे ही हम बिटकॉइन का ईटीएफ का इनफ्लो भी ले सकते हैं डेटा, कि कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे ब्लैक रॉक हो या फिर और भी, जैसे कि स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियां, टेस्ला
जो भी आप अच्छे-अच्छे नाम सुने, ये कंपनियाँ कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं क्रिप्टो को लेके, और उनके इन्वेस्टमेंट से ये सेंटिमेंट समझ आता है कि क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से बूम कर रहा है। तो जाँचने का जो तरीका मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आपको समझना क्या है, अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपका हार्ड जो अर्न मनी है, जो आपने मेहनत का पैसा है, वो पैसा आपका कभी बर्बाद हो, तो उसके लिए आज चलिए आपको बोल सकते हैं कि समहाउ किस्मत के द्वारा आपको ओरिजिन जैसा अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, और ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है, वो मैं प्रूफ करने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। लेकिन कल को जो आपके बहुत सारे मित्रगण हैं, जो ऐसे-ऐसे प्रोजेक्टों में भी इन्वॉल्व हैं, जहाँ पास केवल रोटेशन है और पैसा क्या कहते हैं उनका लॉस हो रहा है, परंतु वो आपके परिचित के हैं, तो आपकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि एक बार ज़रूर उन्हें अवेयर करें। वो आपके प्रोजेक्ट में आए ना आए वो अलग बात है, और वो आपके प्रोजेक्ट में तभी आ पाएँगे जब प्रोडक्शन इसीलिए की गई। कि मैं एक उदाहरण से देता हूँ कि मानते हैं कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में पेट्रोलियम का ट्रेड डील होना है, या पेट्रोलियम का आदान-प्रदान हो रहा है। भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम खरीदना चाहता है सऊदी अरेबिया से। अब थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए कि विश्व में अभी अमेरिका नहीं है। तो भारत सऊदी अरेबिया के पास जाता है और बोलता है कि हम आपसे 1 बिलियन के करीब, अभी डॉलर को आप भूलिए, हम आपसे 1 बिलियन गैलन का पेट्रोलियम लेना चाहते हैं। बोले ठीक है, हमारे पास है, हम दे देंगे आपको। कैसे आप पेमेंट करेंगे? हम आपको पेमेंट आईएनआर में करेंगे। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट बोलती है हम आईएनआर का क्या करेंगे सर? हमारे यहाँ इतना आईएनआर का यूजेस नहीं है, ये करेंसी तो हमारे कोई काम की नहीं है। तो आप कुछ ऐसा चीज़ दीजिए जो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो, हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि हम आपसे खरीदते कम हैं, आपको बेचते ज़्यादा हैं। तो अगर आपसे हम आईएनआर ले लेते हैं, बट सिंपल सा बात है, हम आपसे खरीद कम रहे हैं, तो हम उस आईएनआर को खपाएँगे कहाँ? तो बोले हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। तो एक काम करते हैं, गोल्ड में परचेज़ कर लेते हैं, गोल्ड आप हमें दे दीजिए। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है, भारत सरकार, कि गोल्ड को आपके यहाँ क्योंकि बड़ी मात्रा में डील हो रही है आपके और मेरे बीच में, तो इतने बड़े गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करना फिजिबल नहीं है। अगर बीच में कहीं कुछ घटना घट जाती है और समुद्र में गोल्ड डूब जाता है, या समुद्री लुटेरे हो जाते हैं, या ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा होता है, ये कन्वीनियंट नहीं है, उतनी अच्छी तरीके से पोर्टेबल नहीं है। तो फिर कैसे करें? तो ये एक वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम है फाइनेंस का, कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करें? तो यहीं पे मिडलमैन की शुरुआत होती है, यूएसए की एंट्री होती है। यूएसए कहता है, इंडिया, यू नीड आवर टेक्नोलॉजी, यू नीड आवर वेपन सिस्टम। इंडिया सेज यस डेफिनेटली वी नीड योर टेक्नोलॉजी, वी नीड योर वेपन सिस्टम। बोले ओके ठीक है। सऊदीया, यू नीड आल्सो आवर टेक्नोलॉजी, आवर वेपन सिस्टम, यस वी नीड आल्सो, ओके। देन वी हैव अ सॉल्यूशन, हमारे पास आपकी समस्या का समाधान है। क्या समाधान है? सऊदीया, आप हमसे खरीद लीजिए, क्या कहते हैं, वेपन और हमारी टेक्नोलॉजी, और आप हमको पेमेंट दीजिए डॉलर में, मतलब आप हमसे डॉलर खरीदिए। इंडिया को भी बोलती है कि भारत, आप भी हमसे डॉलर खरीदिए। अब आप दोनों के पास डॉलर आ जाते हैं, ये डॉलर आप पेट्रोलियम खरीदने के लिए सऊदीया को दे दीजिए। सऊदीया के पास डॉलर आ गया। अगर आपके पास डॉलर ज्यादा होता है तो आप तो हमसे टेक्नोलॉजी खरीदना ही चाह रहे हैं, तो आप उस डॉलर को वापस से क्या करें, हमको भेज दीजिएगा। तो ये दो लोगों के बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, एक मिडिल मैन की एंट्री हो जाती है डॉलर की, और वो डॉलर के द्वारा एक दूसरे का ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, इंडिया और सऊदीया का या वर्ल्ड के कहीं पास भी। अब थोड़ा सा समझेंगे कि जब कभी भी फिएट करेंसी मतलब आईएनआर हो, डॉलर जिसको आप छू पा रहे हैं, जो प्रचलन में है, जो सरकार के द्वारा क्या कहते हैं ऑथेंटिक है, डॉलर या फिर रुपए को जब छापा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने देश की बात करें, जब 500 रुपए का नोट छपता है, तो उसके पीछे या तो आपको गोल्ड रखना पड़ता है आरबीआई को, और या तो प्रीसियस मेटल, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे आपका निकल हो, कोबाल्ट हो, रेयर अर्थ मटेरियल हो, मतलब जिसकी एक मूल्य है, या तो आपको फॉरेन रिजर्व रखना पड़ता है, और फॉरेन रिजर्व में फॉरेन करेंसियां भी हो सकती हैं, तभी आप उसके बराबर का आईएनआर छाप सकते हैं। नहीं तो एक बहुत ही
फेमस सा छोटा सा स्कूल लेवल कॉलेज लेवल तक की बात है कि लोगों को गरीबी से निकालना है तो बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छाप देती है सरकार। अगर वो पैसे बहुत बड़ी मात्रा में छाप दिए जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उसके बैकअप में उतने डॉलर्स नहीं है, उतने आईएन सॉरी गोल्ड नहीं है या बाकी मेटल्स नहीं है। तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। यही चीज जिम्बाब्वे में हुआ था, एल सल्वाडोर में हुआ था, और बहुत सारे उदाहरण है, इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। तो अब क्या होता है कि भारत सरकार जब छापती है आईएनआर, तो वहां पास तो उसको बैकअप में डॉलर्स सॉरी गोल्ड रखना पड़ता है। यूएसए क्या करती थी 1970 से पहले तक, जितने भी डॉलर छापती थी उसके बैकअप में उनको भी गोल्ड रखना पड़ता था, बाकी मेटल्स रखना पड़ता था। लेकिन यूएसए क्योंकि पावरफुल कंट्री थी, 1970 के समय में उन्होंने एक एक्ट पास करते हैं, वो देखते हैं कि विश्व में हम अपने ताकत के जोर पे या जिस भी तरीके से वर्ल्ड में एक समस्या का समाधान दिए हैं कि विश्व के दो देशों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होने हैं तो आप डॉलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस समय बाकी देश इतने पावरफुल नहीं थे। वर्ल्ड जो था, आज जिस तरीके से वर्ल्ड मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर का अर्थ ये है कि आज अमेरिका ताकत है, इंडिया ताकत है, रशिया ताकत है, हमारे पास क्या कहते हैं सॉरी आज इंडिया ताकत है, चाइना ताकत है, अलग अलग देश भी ताकत है। तो उसी तरीके से उस समय फाइनेंशियली यूएसए ही सबसे बड़ा ताकत था। सऊदिया सॉरी जो आपका रसिया है, यूएसएसआर, वो उतनी बड़ी ताकत नहीं थी, मिलिटरली तो पावरफुल थी बट फाइनेंशियली नहीं थी। तो इसका फायदा अमेरिका ने उठाया और डॉलर को इंटरनेशनलाइज कर दिया, मतलब अंतर्राष्ट्रीयकृत किया। उन्होंने क्या किया कि विश्व में जो भी ट्रेड हो, आप पहले डॉलर परचेस करें। डॉलर अगर आप परचेस करते हैं और उस डॉलर से आपस में ट्रेड करें, तो यूएसए ने देखा कि यार मेरा डॉलर तो विश्व में पूरी तरह से क्या कहते हैं फेमस होते जा रहा है, तो मैं अपने देश में डॉलर को छापने के लिए जो गोल्ड की बैकअप करती हूँ उसको करने की क्या आवश्यकता है मुझे, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी डिमांड है डॉलर का कि अगर मैं अपने यहाँ गोल्ड नहीं भी बैकअप में रखती हूँ तो भी खपत हो जाएगी, क्योंकि विश्व के बाकी देश मेरे डॉलर को परचेस करेंगे तो वो बैकअप देंगे। तो मैं ये चीज छोड़ देती हूँ। तो 1970 के समय में एक्ट पास करते हुए यूएसए ने ये बोल दिया कि अब हम जितना मर्जी उतने डॉलर छाप सकते हैं, हमको बैकअप में उतने ज्यादा गोल्ड या प्रीशियस मेटल रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे 1970 के बाद आगे बढ़ता है कारवां, और इतना पावरफुल हो जाता है यूएस डॉलर कि विश्व की इंटरनेशनल करेंसी के रूप में वो आती है, और विश्व के फॉरेन रिजर्व में 70% तक जो देश है अपने देश में भी डॉलर को ही रिजर्व करते हैं। तो अब क्या हो गया, डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर विश्व की बढ़ गई, आपस में डॉलर के ऊपर ही ट्रेडिंग होने लगा। चाहे विश्व के कोई भी देश हो, अगर वो एक दूसरे से ट्रेड करते हैं तो पहले वो डॉलर परचेस करेंगे, डॉलर परचेस करने के बाद वो क्या करेंगे, आपका ट्रेड करेंगे। तो अब क्या होता है, यूएसए बोला कि अच्छा अब इसका तो मैं दूसरा फायदा उठा सकती हूँ। क्या फायदा उठा सकती हूँ कि अब मैं अपनी बातों को मनवाती हूँ। अगर विश्व मेरी बातों को नहीं मानेगा, जैसे तो मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगी या मैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगी। तो और अगर वो टैरिफ लगा दूंगी तो बेसिकली हम उनको डॉलर नहीं दे पाएंगे, ट्रेड करने में दिक्कत करेंगे उनको, तो वो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो उनके यहाँ व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं हुआ तो बेसिकली सभी कुछ प्रभावित हो गया, रोटी कपड़ा मकान। तो यूएसए ने जो अभी हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, इसका अर्थ यही होता है कि आप क्यों क्यों उसने टैरिफ लगाया 50% का, उसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि यूएसए भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सेस चाहता था। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सेस क्यों, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, हम चाहे किसान हो चाहे ना हो, भारत की जीडीपी का इनडायरेक्ट रूप से आराम से 48 से 52% हम कृषि पे ही निर्भर करते हैं अभी भी, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। इतने बड़े सेक्टर का एक्सेस अगर यूएसए को मिलता है तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर छापता, लेकिन हमारे यहाँ के उद्योग का और जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं जिनका रोजगार इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो काफी प्रभावित हो जाते हैं इससे। इस कारण से भारत ने, चाहे कोई भी सरकारें रही हो, कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सेस देने से मना किया। इसके कारण यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ इंपोज करते हैं। अब इसका मतलब समझिए होता क्या है। अगर आप 100 रुपए का टी शर्ट भेजते हैं अमेरिका में, तो 100 रुपए की टी शर्ट वहां 150 में मिलेगी।
अब 150 की टी शर्ट को अमेरिका का व्यक्ति इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि वहां पास 110 रुपए में उसी तरह की क्वालिटी का भी टी शर्ट अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ के कई इंडस्ट्री बंद हो सकते हैं। ये क्यों हो पाया? क्योंकि डॉलर के ऊपर डोमिनेंस अमेरिका का है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई एक देश, कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था के पास इतनी बड़ी पावर आ जाए जिसका कोई रिप्लेसमेंट ना हो, तो वो उसका मिसयूज कर सकता है और आज ये विश्व देख रहा है। यही चीजें 2005-6 के समय में देखी जा रही थी, जिसका समाधान निकाला गया बिटकॉइन के द्वारा कि हम एक ऐसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे जिसके ऊपर न तो किसी देश, किसी व्यक्ति, किसी संस्था का अधिकार हो। तो अधिकार किसका हो? हर उस व्यक्ति का अधिकार हो जो इंटरनेट पे हो। मतलब किसी एक व्यक्ति के पास इतना बड़ा मात्रा में अधिकार ना हो कि वो मैनिपुलेट कर सके। तो अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, काल्पनिक मतलब सिचुएशन लेते हैं हम कि वापस से इंडिया जाता है सऊदिया के पास, बोलता है इंडिया, सऊदिया वी नीड योर पेट्रोलियम एंड 1 बिलियन पेट्रोलियम गैलन पेट्रोलियम वी नीड। तो सऊदिया पूछता है पेमेंट कैसे करेंगे? नाउ मैं आपको बिटकॉइन में पेमेंट करती हूँ। आप हाइपोथेटिकली समझिए, आप उतना बिटकॉइन ले लीजिए, उस बिटकॉइन को आप अपने देश में खपा लीजिए और आप हमें पेट्रोल दे दीजिए और क्या कहते हैं, ये ट्रेड डील हो गया। अब बिटकॉइन को यूएसए ने नहीं बनाया है तो वो इसके ऊपर एक अधिकार नहीं रख सकती, क्योंकि आप विश्व के इंटरनेट को नहीं बंद कर सकते। आप किसी जगह पे किसी छोटे समय के लिए बंद कर दिए लेकिन वो वीपीएन के द्वारा, सैटेलाइट के माध्यम के द्वारा ओपन हो जाएगी। अब बोलेंगे कि बिटकॉइन को सऊदी अपने यहाँ कैसे खपाएगी? तो इसका मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई से होता है, हम आगे देखेंगे। मतलब मैं मोटा मोटी आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि डॉलर के क्या कहते हैं डोमिनेंस को, डॉलर के प्रभाव को बिटकॉइन ने चैलेंज कर दिया। बात है 2009 की। धीरे धीरे जब ये देखा गया कि बिटकॉइन का के द्वारा आप ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन के द्वारा आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड जो है बिना डॉलर के प्रभाव के बढ़ रही है आगे, तो यहाँ पास यूएसए कुछ नहीं कर सकता। इसको थोड़ा और समझते हैं कि अगर हमको फॉर एग्जांपल के लिए जर्मनी में एक मशीनरी पसंद आई है और उसका ऑनलाइन ऑक्शन होना था और हमें उसका पेमेंट भेजना है, तो आईएनआर तो मैं भेज नहीं सकता हूँ। आईएनआर का वहां पास कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो कन्वर्ट ना करे। समझने के लिए मान लीजिए बैंक बंद है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे या फिर आपका जो पेपाल है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कट रही हैं, तो हम उसको उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करें? हमको फिर, क्योंकि वो लोग तो यूरो लेना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसा भेजे जो वहां पास कन्वर्ट हो जाए तुरंत यूरो में। तो हमने एक मैकेनिज्म भेज दिया कि बिटकॉइन, बिटकॉइन वहां यूरो में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस, और वो जो सामान हमको चाहिए था वो सामान शिपमेंट के द्वारा हमारे पास इंडिया में आ जाएगी। तो ये तो गजब की चीज होगी। विश्व के अब कोई भी दो व्यक्ति, कोई दो देश, कोई दो कंपनी सीधे ट्रेड कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी और उसके लिए उसको क्या कहते हैं, डॉलर के ऊपर डोमिनेंस रखने मतलब डॉलर के ऊपर निर्भरता जो है उसकी कम हो रही थी। तो ये तो चैलेंज हो गया। धीरे धीरे डिमांड इतना तेजी से बढ़ गया कि कि डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज होना स्टार्ट हो गया। अब आगे बढ़ता है मामला। अब एक नई समस्या का जन्म होता है। नई समस्या का क्या जन्म होता है कि जब आप बिटकॉइन में आपस में ट्रेड कर रहे थे, तो जिस देश में आप बिटकॉइन परचेस कर रहे हैं उस देश की करेंसी से बिटकॉइन की वैल्यू को निर्धारित किया जा रहा था। उदाहरण के लिए यहाँ पास जो हमें दिख पा रहा है स्क्रीन पे, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? 95,879 जो भी है, इतना डॉलर हमारे पास चल रहा है। तो ये प्रति सेकंड बदल रहा है। तो जिस समय आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर उसी सेकंड में अगर प्राइस में परिवर्तन हो जाए तो प्राइस का स्टेबल होना आवश्यक था। तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में अखिलेश सर, हेलो, मैं जी और डीप में जाऊं थोड़ा सा ब्लॉकचेन पे, क्योंकि फिर ओरिजिन को समझाना आसान होगा। बिल्कुल। और कितने लोग चाहते हैं कि और डीप में जाएं, पर अपने ओपिनियन यहाँ अभी देखिए सर, तुरंत सामने आया, ये देखिए आज सब लोग सीखने बैठे हैं सर। मैं इसीलिए सोचा, मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा डीप में चला गया तो फिर नींद ना आने लगे लोगों को। नहीं सर, ये तो वही हो जाएगा कि कुंभकर्ण को चाहिए था इंद्रासन, उसके लिए तपस्या भी की और नींद में इंद्रासन मांग लिया उसने।
तो यह यहाँ हमेशा कहा जाता है कि यदि आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी आपके पास आना ही आना है। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि सरस्वती का ज्ञान सब लोगों तक उपलब्ध हो जाए, और जिसके भाग्य में इंद्रासन नहीं निंद्रासन है तो आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। टेक योर टाइम, पूरे बेसिक्स को क्लियर कर दीजिए सर, पूरा कचरा झाड़ दीजिए, सारे कंफ्यूजन खत्म कर दीजिए सर। ओके और देखिए ये लोग आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द पीपल। वेल, ठीक है, डीप ड्राइव चलते हैं। अब होता ये है कि बिटकॉइन के द्वारा बिटकॉइन ने डॉलर को तो चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज कर दिया कि ठीक है, आप हम ट्रांजैक्शन कर देंगे, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज डॉलर की जगह अब क्या बन गई, बिटकॉइन बन गई। लेकिन भारत जो सऊदीया से पेट्रोल लेने वाला है, जब पेमेंट भारत करने जा रहा है बिटकॉइन में, उसी समय बिटकॉइन की वैल्यू में परिवर्तन हो गया, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है। अब अगर जब सऊदीया के पास पेमेंट पहुंचा, उस समय बिटकॉइन की वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो भारत सरकार को घाटा हो जाएगा। और अगर पेमेंट घट गई तो सऊदीया गवर्नमेंट को घाटा हो जाएगा। तो ऐसे में स्टेबल कैसे हो? तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में एक जो क्या कहते हैं समस्या थी, या बोले कि वो उस समय के हिसाब से ऐसा सोचा नहीं गया था, तो उसको सॉर्ट आउट किया गया। अब ये थोड़ा सा जो शब्द आया ब्लॉकचेन, इसको मैं बहुत ही साधारण भाषा में समझा देता हूँ। तो आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, उदाहरण के लिए आपने क्या किया है, बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, आपने एक स्टेटमेंट निकाला, आपका 5 पेज में आपका बैंक स्टेटमेंट आया। आपके बैंक स्टेटमेंट के प्रति पन्ने पे एक ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है कि इतना ही रुपए का आदान प्रदान इस अकाउंट से इस अकाउंट में हुआ और ये समय है। ऐसे करके सारे आपके ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं। एक पन्ना भर गया, दूसरा पन्ना भर गया, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, ऐसे करके मान लेते हैं 5 पन्ने में आपका स्टेटमेंट आया। ये सारे पन्ने को, क्योंकि आपको बैंक वाले को देना है, आपने स्टेपल से स्टेपल किया, मतलब आपने पिंच किया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में ये इस एक पन्ने को एक ब्लॉक कहते हैं। और ये सारे ब्लॉक को आपने क्या किया था, स्टेपल किया था। तो यहाँ पास इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं पॉइंटर मैकेनिज्म के माध्यम से इंजीनियरिंग में। तो हम उसको बोलते हैं, ब्लॉकों का हम चेन बना दिए, तो टेक्नोलॉजी का नाम हो गया द बूम, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बिटकॉइन में भी तो ट्रांजैक्शन ही हो रहे हैं आपस में, सारे ट्रांजैक्शन। तो इन ट्रांजैक्शन का भी लेखा जोखा तो लिखा ही जाएगा। तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन था, उसमें भी ये था कि हाँ, इंडिया इतना पैसा भेज रहा है सऊदीया को, इस समय पे इतने बिटकॉइन गए और सऊदीया को इतने बिटकॉइन रिसीव हुए। बट बिटकॉइन के इंडिया में उस समय आईएनआर में वैल्यू इतनी थी, जब वो पहुंचा सऊदीया में तो वहां के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बिटकॉइन की धीरम में वैल्यू ये हो गई। तो ये परिवर्तन जो आ गया, ये ट्रेड के लिए थोड़ा एक चैलेंज था। अब तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में ऐसा क्या किया जाता कि ये सॉर्ट आउट होता? थोड़ा सा ब्लॉकचेन को ही और गहरे में समझते हैं। तो ये जो जैसे कि आपने स्टेटमेंट निकाला था बैंक का, तो बैंक में एक सर्वर रूम होता है। जो क्लेरिकल स्टाफ है, वो तो बेसिकली आप जब पैसे बोलते हैं कि इतना पैसा यहाँ से यहाँ करना है, तो वो तो बस डेटा को फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में। दे आर जस्ट फीडिंग द डेटा इनटू द सिस्टम। एक्चुअली बिहाइंड द सिस्टम सर्वर इज वर्किंग। सर्वर इज वर्किंग, इट मींस व्हाट, द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। वो सॉफ्टवेयर, वो सर्वर कार्य कर रही है, जिसके अनुरूप आपके पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, जिसको हम कोर बैंकिंग कहते हैं। तो एक्चुअली में कार्य तो सर्वर कर रहा है, सर्वर तक डेटा पहुंचाने का कार्य हम स्टाफ कर रहे हैं। तो ये सर्वर लगाने का तो खर्च होता होगा। अब ये सर्वर लगा रही है बैंक या भारत सरकार, तो उसका पैसा, उसी का पैसा हमसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में टैक्सेशन के रूप में लिया जाता है। अब बिटकॉइन भी तो यही काम कर रही है, बस वो क्या कर रही है, आपको एक नया मीडियम ऑफ एक्सचेंज दे दिया है उन्होंने। तो उसके लिए सर्वर कौन लगाएगा? क्योंकि वो तो उन्होंने तो पहला कॉन्सेप्ट ये बनाया था ना, कि न तो हमें किसी देश, किसी व्यक्ति और किसी संस्था को पर्टिकुलर इतनी पावर देनी है। नहीं तो आज यूएसए है, कल को कोई दूसरा हो जाता। आज अगर डॉलर का डोमिनेंस है, कल को हो सकता है चाइना के येन का डोमिनेंस हो जाए। तो सत्ता का परिवर्तन बस हो, लेकिन हो बात उसी तरह से तो कोई समाधान नहीं निकला। तो अब इसके लिए क्या करना था कि हमको डोमिनेंस को ही खत्म कर देना है। तो ठीक है, तो अब सर्वर लगेंगे। तो ये सर्वर लगेंगे, अगर हम एक व्यक्ति को, एक संस्था को, एक देश को लगाने दे दें, तो बात तो वही हो जाएगा कि बिटकॉइन फिर से एक नेक्स्ट डॉलर बन जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, ये जो सर्वर बनाने की टेक्नोलॉजी है, जो सर्वर बनाने की मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग है, उसको ओपन कर दो, पब्लिक के सामने इंटरनेट पे डाल दो वो, और आसान भाषा में डाल दो कि ये मैकेनिज्म है
इस तरीके से आप ऐसे-ऐसे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करके आप सर्वर लगा सकते हैं। तो आप सर्वर लगा दीजिए। तो बोलेंगे हम सर्वर लगाए लोग, लेकिन हमको क्या फ़ायदा होगा? अगर आप सर्वर लगाते हैं और लगाने के बाद अगर आप बिटकॉइन के ट्रांज़ैक्शन में हमारी हेल्प करते हैं, तो हम आपको रिवॉर्ड में बिटकॉइन देंगे। तो बोले हाँ, ये हो सकता है, ये ठीक है। तो आप बिटकॉइन में रिवॉर्ड देंगे तब मैं सर्वर लगाऊँगा और बिटकॉइन में रिवॉर्ड देंगे तो बिटकॉइन की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई से तो ऐसे ही बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसने डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर दिया था। तो डॉलर के डोमिनेंस को जब इसने चैलेंज कर दिया था, तो इसके लिए क्या हो गया? सिंपल सा बात कि लोग सर्वर लगाने पे एग्री होने लगे। तो ये सर्वर लगाने को जो लोग एग्री हो गए और ये जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस जो होने लगे, फिर उसको वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया कि ठीक है, कितने-कितने बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन है। ये जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसी को हम माइनिंग बोलते हैं। अब इसी माइनिंग में जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को जब वेरीफाई किया जाता है, तो वेरीफाई होने के बाद ब्लॉक्स रिवॉर्ड जो आता है वो बिटकॉइन के रूप में होता है। लेकिन अभी भी तब आज आपको अभी समझ आया कि ये ब्लॉकचेन क्या है और ये माइनिंग क्या है। लेकिन ये ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रहा है, ये एक समस्या का समाधान नहीं दे पा रहा है। वो कौन-सी समस्या है? वो समस्या है आपके सामने कि हम रेट को स्टेबल कैसे रखें। इसीलिए बिटकॉइन को किसने बनाया? सतोशी नाकामोटो ने। लेकिन वो कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति है, व्यक्तियों का ग्रुप है, कंपनी है, देश है, नहीं पता। और यही चीज बिटकॉइन को यूनिक बनाती है। तो बिटकॉइन क्योंकि टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर दिया गया, तो बिटकॉइन पे जिनका आकर्षण बढ़ा, बिटकॉइन के मैथमेटिक्स पे, इंजीनियरिंग पे जिनका आकर्षण बना, उन्हीं में से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। 2009 के बाद कई साल आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे देखा जाता है कि स्टेबल होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं रखा जाएगा तो ठीक है, डॉलर के डोमिनेंस को तो चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, सही कैसे किया जाए? तो कुछ लोग उनमें से मिलते हैं, जिसमें से एक सबसे वन ऑफ द जीनियस पर्सन वितालिक बुटेरिन, ये बिटकॉइन के ही एंथुसियास्टिक थे, वो मिलते हैं अपनी टीम के साथ और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को और एक्सपेंड किया जाता है और एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है, जिसका नाम होता है इथेरियम। अब इथेरियम जब डेवलप होती है, इथेरियम डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में कदम रखती है और विश्व को बदल देती है। लिटरली मैं कह रहा हूँ, विश्व को बदल देती है, अभी हम समझते हैं। क्योंकि आप अगर आज इथेरियम समझे तो मैं आपको ओरिजिन समझा पाऊंगा। मैं बस एक ग्लांस दे दे रहा हूँ कि मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूँ। आपके सामने जब मैं ओरिजिन का फ्यूचर दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पास एक पेपर आने वाला है, जैसे कि पीएचडी का पेपर रिलीज होता है, वाइट मतलब कि जब रिसर्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो रिसर्च किया गया, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग के ऊपर, क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम इनक्रिप्शन के ऊपर मैं एक सेशन में बताया था, बहुत पुराना सेशन लिया था। तो ओरिजिन ने एक मैथमेटिक्स एल्गोरिदम डेवलप किया है। ये मैं आपको बस ऐसा ग्लांस के लिए दिखा रहा हूँ, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस लेवल का डीप मैथमेटिक्स ओरिजिन ने जो डेवलप किया है, इसके पीछे इनकी कई सालों की तपस्या होगी, कई सालों की, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये चीज इन्होंने ओपन कर दिया है कि आइए देखिए हमने क्या एल्गोरिदम अचीव कर लिया है। ये एल्गोरिदम जो अचीव हुआ है, ये इथेरियम के ऊपर डेवलप हुआ है। तब आपको एक्चुअल में फ्यूचर ऑफ ओरिजिन समझ आएगा, जब मैं धीरे धीरे जाऊंगा। मैं बस ये एज एक क्लाइमेक्स दिखा रहा हूँ, इस कारण से मैं आपको ये इथेरियम समझा रहा हूँ। मैं आगे बढ़ूं, चैट बॉक्स में बताएंगे, आगे बढ़ूं, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी लिख दें। बिल्कुल सर। ओके, मैं बढ़ता हूँ आगे। इथेरियम डिसेंट्रलाइज की दुनिया में कदम रखती है, एक नया ब्लॉकचेन डेवलप किया जाता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, चाहे मैं स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जांपल के लिए एक टूल है स्क्रीनर डॉट इन, यहाँ पास आप देख रहे हैं बीएससी एनएससी, मतलब ये डेटा उठा रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, इधर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। यहाँ पास जब डेटा उठा रही है आपके पास, तो बेसिकली ये एमआरएफ जब मैं यहाँ पास लिखता हूँ, तो ये एक्चुअली में बीएससी और एनएससी के सर्वर से कनेक्ट करती है। इट मीन्स व्हाट? विद द हेल्प ऑफ माय पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम, आई एम द क्लाइंट, I am requesting the server of NSC, either the BSC, the client requesting to the server. It means what? मैं जिस आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं अभी, वो आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसको हम वेब
2.0 की दुनिया कहते हैं। जो आप जितने भी सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, चाहे आपके पास यूट्यूब हो, मोबाइल में जो भी ऐप हो, ये सब चीजें वेब 2.0 है, जहां पास एक सेंट्रल सर्वर होता है और हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, हम क्लाइंट होते हैं। अगर उदाहरण के लिए उस सेंट्रल सर्वर में कोई दिक्कत हो गया, जैसे कभी-कभी आप देखते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप हैंग हो गया या आधा दिन तक नहीं चला क्योंकि उनके सेंट्रल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो प्रॉब्लम हुआ और वो नहीं चल पा रहा है। अब जैसे कि हमें एमआरएफ का डेटा दे रहे हैं अगर ऑल टाइम का, तो ये सब जितने भी मैकेनिज्म आपको दिख रहे हैं, ये सब सेंट्रलाइज दुनिया है। लेकिन चैलेंज किसने कर दिया? बिटकॉइन ने चैलेंज कर दिया। बिटकॉइन ने चैलेंज किया, बट बिटकॉइन ने एक समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया, क्योंकि उस समय मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही सबसे बड़ी समस्या थी। जिस समय बिटकॉइन का व्हाइट पेपर डेवलप किया गया, रिलीज किया गया, समस्या नहीं आती है, आवश्यकता आविष्कार की जनरी है, तो वहां पास हमारे सामने क्या दिखता है कि स्टेबल रखना है। तो इथीरियम क्या दिखती है कि वर्ल्ड में हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ेगा जहां पास हमें एक ऐसा, मतलब प्लेटफॉर्म का मतलब आप समझिए कि लाइक द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, आइदर दी आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पास आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन डेवलप करें, चाहे आप यूट्यूब बनाएं, चाहे आप गूगल बनाए, सॉरी, आप गूगल भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल गूगल का भी ऐप ले सकते हैं, वो भी सेंट्रलाइज ही है। चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बाकी एप्लीकेशन डेवलप होते हैं, परंतु ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस समय तक और सेंट्रलाइज ही था। तो इथेरियम बोलती है कि डिसेंट्रलाइज की दुनिया तो बिटकॉइन ने समझा दिया, परंतु इसके ऊपर एप्लीकेशन डेवलप कैसे करें, और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में एप्लीकेशन डेवलप करने की मैकेनिज्म नहीं थी। तो इथेरियम आती है और वो एक प्लेटफॉर्म बनाती है जिसके द्वारा हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते थे। इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को ही हम डैप कहते हैं, DAPP, डैप। तो ओरिजिन जब हम ये ओपन करते हैं सर, ओरिजिन DeFi.io, इट्स अ डैप, इट्स नॉट अ ऐप। इट मींस व्हाट? ओरिजिन डीफाई जो है आपका ब्लॉकचेन से कनेक्ट होती है, जब हम इस वॉलेट से कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं कर रही है। और हम, अगर मैं यहाँ पास थोड़ा सा होम में जाऊं, तो कितनी गजब बेहतरीन जानकारी दिख रही है, Web3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, the DeFi 3.0 protocol based on the algorithmic non-stable currency LGNS makes the world first private and anonymous payment ecosystem। तो इथेरियम की एंट्री होती है डिसेंट्रलाइज की दुनिया में, और इथेरियम वो प्लेटफॉर्म डेवलप कर देती है जिससे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनेंगे। मतलब की पूरी जनरेशन, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट की जनरेशन है, द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडिया को अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम अमेरिका से बात किए F-35 का, लेकिन डील नहीं हुआ, हमको थोड़ा प्रॉब्लम दिखा। हमने अभी बात किया हुआ है रसिया से कि Su-57 हमें मिल जाए, और भारत स्वयं का स्वदेशी भी बना रहा है जिसको हम एक्मा कह रहे हैं, एक्मा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। उसी तरीके से इंटरनेट की भी जनरेशन है, वेब की भी जनरेशन है, द वेब 2nd जनरेशन विच वाज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, द वेब 3rd जनरेशन विच इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन के नेटवर्क में अब जो नए नए एप्लीकेशन बनेंगे, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के द्वारा संभव नहीं थे, इथेरियम ने संभव कर दिया। इसीलिए दुनिया में आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन किसी पे डेवलप है, तो वो इथेरियम पे डेवलप है। अब इथेरियम पे डेवलपमेंट शुरू हो गया। इथेरियम का ग्राफ इस बात को क्या कहते हैं, सिद्ध करता है कि इथेरियम का डिमांड कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। अगर मैं केवल अभी की बात करूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्राइस डाउन भी है, तो अगर आप थोड़ा सा मैं जूम इन करूं, तो केवल 7 से 8 साल में इथेरियम ने 1,13,161% का रिटर्न दे दिया। चलिए, बिटकॉइन लोग सोचते हैं बहुत पुराना हो गया, उसने 1 करोड़% का रिटर्न दिया। मतलब अगर 1 रुपया लगाया होता कोई व्यक्ति, तो आज वही 1 करोड़ रुपए पे पहुंच जाता। इसको आप ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर और आसान भाषा में समझा सकूं मैं, तो 2006 में जिस व्यक्ति ने, मान लेते हैं 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति बी, थोड़ा सा फाइनेंस पे मैं घुस रहा हूँ, फिर मैं ओरिजिन पे आऊंगा। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। व्यक्ति ए ने 2006 में एक प्लॉट लिया, उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए डिसमिल का,
और 2006 में ही एक दूसरा व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने सोचा कि देश की आबादी बढ़ रही है, देश में लोग धन-धान हो रहे हैं, तो मोटर गाड़ी का आवश्यकता बढ़ेगी। इस कारण से एक बहुत अच्छी कंपनी मुझे दिख रही है एमआरएफ। एमआरएफ टायर अच्छा बनाती है, तो मैं एक काम करता हूँ, एमआरएफ के कुछ शेयर ले लेता हूँ। वो व्यक्ति, पहला वाला व्यक्ति जो प्लॉट लिया, वो सोचा कि शेयर मार्केट तो सट्टा है, इस सट्टे में नहीं जाएं, ये सब फालतू चीजें हैं। दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, शेयर मार्केट सट्टा कैसे हो सकती है, अगर सट्टा होता तो भारत सरकार इसको चलने क्यों देती है, या विश्व की कोई भी सरकार अपने देश में स्टॉक मार्केट को चलने क्यों देती है। सारा का सारा ट्रेडिंग तो स्टॉक मार्केट पे ही निर्भर है। अगर स्टॉक मार्केट बंद हो जाए किसी कारणवश, तो देश के तो खरबों रुपए, क्या कहते हैं, विद इन सेकंड डूब जाएंगे और देश में ट्रेड नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड नॉलेज इज अ पावर। तो एक व्यक्ति ने एक जमीन खरीदा 1 लाख रुपए डिसमिल का 2006 में। दूसरा व्यक्ति 2006 में ही स्टॉक एमआरएफ का शेयर खरीदता है। शेयर करीब 2700 रुपए की करीब पड़ती है। आज एक शेयर की कीमत एमआरएफ की लगभग 1,60,000 है। और वो जो जमीन खरीदा 2006 में, मान लेते हैं एज पर द डिमांड सप्लाई, जमीन आज 20 लाख की हो जाती है। जमीन बढ़ती है 20x और स्टॉक बढ़ती है 60x। मतलब पैसा जो भी उस व्यक्ति ने लगाया, दो व्यक्ति ए और बी में, ए का पैसा 20 गुना बढ़ा और बी का पैसा 60 गुना बढ़ा। अब मार्केट में एंट्री होती है द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की। द ब्लॉकचेन में 2009 में बिटकॉइन की एंट्री होती है। और ब्लॉकचेन, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी एक देश से ही संबंधित है, वहां की देश के ही द्वारा रेगुलेट होती है, तो बाहर के लोग जो बाहरी हैं देश के, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीके हैं, मैकेनिज्म, उस पे बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो देश और ज्योग्राफी, जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकली क्या कहते हैं, वो बॉन्डेड है। बट ब्लॉकचेन की तो शुरुआत ही इसलिए हुई, बिटकॉइन की तो शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि ये विश्व में मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना सके। तो 1 रुपए की चीज का ग्राफ हम देखते हैं कि आज कितने प्रतिशत का रिटर्न दिया, जबकि मार्केट थोड़ा सा डाउन भी है। कल्पना भी नहीं की जा सकती, कहीं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 15 करोड़ प्रतिशत। मतलब मैंने तो कम ही कहा था, 1 रुपए ही 15 करोड़ रुपए हो गए। और ऐसा तो नहीं था कि 2009 में हमारे पास खाने के लिए 10 रुपए नहीं थे, 10 रुपए का समोसा, या 10 रुपए में मान लेते हैं उस समय 2 समोसे आ जाते थे, तो हमने जीवन में केवल एक ही समोसा खाया होगा। जो व्यक्ति ने बिटकॉइन को समझा 2009 में, 10 में, क्योंकि ग्राफ देखें आप, ग्राफ देखें, जिस व्यक्ति ने बाद में भी बिटकॉइन को समझा, जैसे कि एमआरएफ वाले व्यक्ति ने समझा था कि देश में एमआरएफ का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी हिसाब से जिस व्यक्ति ने ये समझा होगा कि ये तो डॉलर के डोमिनेंस को खत्म कर रही है, विश्व में सेंट्रलाइजेशन को रोक रही है, इतना बड़ा विजन है ये, जिस व्यक्ति ने खरीदा होगा, मान लेते हैं 100 रुपए का ही खरीदा होगा, वो तो विश्व के, क्या कहते हैं, हजार अमीर व्यक्तियों में पहुंच जाएगा, पहुंच चुका भी होगा मे बी, लेकिन हम जान नहीं रहे हैं। तो ये पावर थी नॉलेज की, और ये पावर थी ग्लोबल मार्केट। क्यों इतना बढ़ा? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई टोटली ग्लोबल हो रहा है। अब आते हैं इथेरियम पे वापस। अब इथेरियम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ठीक है, बिटकॉइन इज अ मदर करेंसी, वो रहेगी, आगे भी बढ़ेगी, बट इथेरियम इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और पूरा का पूरा एक जनरेशन बदल रही है वेब 3.0 में। तो इसमें कितनी बड़ी पोटेंशियल होगी, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। बाद में जब डेप बनाने की एबिलिटी आने लगी, तो ओरिजिन नाम की एक संस्था आती है, जो कि हम नहीं जानते हैं। ओरिजिन इज लाइक द सतोशी नाकामोटो, कि जैसे कि हमें ये नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन है, एक व्यक्ति है कि ग्रुप ऑफ पीपुल है। ठीक उसी तरीके से ओरिजिन, हमें ये नहीं पता कि ओरिजिन कौन है, संस्था, एक व्यक्ति है या समूह है, बट ओरिजिन ने जो कोड डेवलप किया वो हमें पता है। तो सिंपल सा बात है, ओरिजिन ये सोचती है कि डिसेंट्रलाइज की दुनिया में हम एक काम करते हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम है हम इसी को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि देश में, विश्व में जो पॉपुलेशन है अभी, ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ऐसे अंडर डेवलप्ड जगह हैं जहां पे बैंक तो पहुंच ही नहीं पा रही है। लेकिन जो रिवॉल्यूशन है वो स्मार्टफोन ने लाया है। स्मार्टफोन धीरे धीरे हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। क्यों ना हम स्मार्टफोन को ही बैंक बना दे। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूंगा, इंटरनेट बैंकिंग और क्या कहते हैं स्मार्टफोन को बैंक बनाना दो अलग चीजें हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है कि बैंक है,
बैंक आपको बैंकिंग की फैसिलिटी इंटरनेट के माध्यम से दे रही है, लेकिन ओरिजिन ने क्या सोचा कि फाइनेंशियल सिस्टम को ही हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं ना, कि आपका मोबाइल ही आपके लिए एक तरह का बैंक का काम हो। बैंक के बेसिक कार्य क्या है कि बैंक लोन प्रोवाइड कर सकती है, ये है आपको क्या कहते हैं एफडी करवा सकती है, मतलब लेंडिंग का। ये सब चीजें हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आखिर कॉन्सेप्ट तो वही है। अब बैंक चूंकि एक सेंट्रलाइज व्यवस्था है, तो बैंक अपने हिसाब से चलिए डिमांड सप्लाई, फिर देश के मैकेनिज्म के हिसाब से आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा रही है, घटा रही है, लेकिन स्टिल इट्स अ सेंट्रलाइज थिंग, क्योंकि हम हमारी निर्भरता है कि चलिए आज जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी घट गया, लेकिन यहाँ पास हम क्या सिस्टम कर सकते हैं? यहाँ पास हम ये सिस्टम कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए जो बैंक है, बैंक में मैं एक एफडी खोलता हूँ 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए की एफडी मैंने खोला, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का मान लेते हैं 7%। तो एज पर द आरबीआई गाइडलाइन आपका जो पैसा है, पैसे का लगभग 50%, लगभग, बाकी डेटा आप इंटरनेट से आरबीआई की साइट से निकाल लेंगे। बैंक ये कहती है कि आरबीआई ये कहती है कि बैंक को रिजर्व में रखना पड़ेगा, और बाकी का जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकती है वो, क्योंकि आपने तो 1 साल के लिए एफडी किया है, तो वो इन्वेस्ट कहाँ-कहाँ कर सकती है? वो कई तरह के प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट कर सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, या स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, जो टॉप लेवल के हैं, जैसे निफ्टी में डाल दिया, निफ्टी 50 में डाल दिया, बैंक निफ्टी में डाल दिया, और वहां से आपके आधे पैसे को ही वो आराम से, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े-बड़े फंड मैनेजमेंट होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो आपके पैसे को 2 गुना कर लेते हैं, 1.5 गुना कर लेते हैं, और 50% पैसा तो आपका रिजर्व है ही, फिर आप ही एक एफडी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कैश का इनफ्लो होता है। इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम करती है। तो जब इस तरीके से कैश का इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है, और इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो ये देखती है कि हमारे पास इतनी अच्छी खासी मात्रा में रिजर्व है कि अगर कल को कोई व्यक्ति पैसा निकालता भी है, तो मैं रिजर्व से ही पैसा निकाल के दे सकती हूँ, क्योंकि विश्व का कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा नहीं होता कि विश्व के सारे लोग एक दिन में सारे के सारे बैंक से पैसा निकाल लें। तो अगर ऐसा होता, तो विश्व की कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम नहीं टिक सकती है, ऐसा होता नहीं है। तो बैंक ने क्या किया कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करके ये मान लेते हैं 1.5 गुना 2 गुना बना दिया, लेकिन आपको तो केवल 7% दे रहे हैं। अब चूंकि बैंक देश से, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, तो देश के नियम कानून और देश तक में समहाउ बंधी हुई है। परंतु ये जो ब्लॉकचेन की दुनिया है, डिसेंट्रलाइज दुनिया है, यहाँ तो फंड पूरी तरह से ग्लोबल है। यहाँ पास तो फंड जर्मनी से आ जाता है, यहाँ तो फंड क्या कहते हैं युगांडा से आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है। तो पोटेंशियल कितना हाई है। तो यहाँ पास इसका स्टडी किया गया कि अगर हम बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो हम तो कई गुना रिटर्न दे सकते हैं, और उस पे फिर अलग इंजीनियरिंग डेवलप की गई, उस पे मैं अभी आता हूँ। तो अभी इंजीनियरिंग पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन्होंने देखा कि क्या ओरिजिन ने सोचा होगा, क्या हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें प्रति 8 घंटा में आपको रिवॉर्ड दिया जा सके, और इस तरह के कोड को डेवलप करने के बाद फाइनेंशियल इनफ्लो, मतलब जो कैश का इनफ्लो हो, आउटफ्लो, उसके बाद भी कोई समस्या ना हो। तो बोला हाँ, ये मैथमेटिकली तो काम कर रही है, तो इन्होंने टेस्टिंग किया होगा। टेस्टिंग करने के बाद ही इन्होंने डिप्लॉय किया होगा। तो ओरिजिन ने इस तरह का एक इकोसिस्टम ही डेवलप करने की क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट, आधारशिला रख दी, और ये आधारशिला हमें दिखती है। ये है कब हमें दिखती है, फॉर एग्जाम्पल को अब हमें अगर डिटेल में देखना है, तो हमारे पास कुछ टूल है, जैसे कि सर लोगों ने दिखाया, आप सभी लोग देखे होंगे। पहला तो आप डेस्क स्क्रीनर, डेस्क टूल, इन सभी का उपयोग कर ही सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डेस्क स्क्रीनर ओपन कर देता हूँ। यहाँ तक अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख देंगे, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। क्लियर है एनीबॉडी? ओके। तो यहाँ पास हम ओरिजिन लिखते हैं, एलजीएनएस। तो हम देखते हैं, देखिए चार्ट को देख के अभी निगेटिव नहीं होइएगा, मेरे पास उन प्रश्नों के भी उत्तर हैं कि डिसेंट्रलाइज का चार्ट किस अनुरूप कार्य करता है। तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर भी करूंगा। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि नहीं ये तो इतना ऊपर गया, फिर तो लगातार डाउन ही हो रहा है, ये एक बेसिक पैटर्न है। डिसेंट्रलाइज में चार्ट इसी तरीके से जनरली चलते हैं, और ये एक हेल्दी चीज है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं एक शॉर्ट में फिर क्लाइमेक्स दूं, तो आप ये देखें डिसेंट्रलाइज की दुनिया में
ओरिजिन एंटर करती है आपका 6 मार्च 2024 को। उसके बाद एक शार्प कैंडल अप दिखता है, इसका मतलब ये है प्रमोटर्स के द्वारा प्रोजेक्ट को प्रमोट किया गया, मतलब लिक्विडिटी डाली गई। और उसके बाद इसके ऊपर मैं आऊंगा। हाँ, हम छोटा सा चीज आप देखें कि यहाँ पास ये जो नीचे जहाँ पास मेरा माउस है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है धीरे धीरे कितना ड्रास्टिक टाइप से, मतलब कितने बड़े तरीके से वॉल्यूम बढ़ा है। इसका तात्पर्य ये हुआ आफ्टर द सम टाइम ये जो प्राइस है सैचुरेट हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की एंट्री हो रही है, मतलब ये स्टेबल हो रहा है और स्टेबल हो चुका है समहाउ, बताएंगे उसके ऊपर आएंगे। तो ओरिजिन ने अपने जो मैथमेटिक्स को डेवलप किया, उस मैथमेटिक्स को प्रूफ करने का प्रयास किया, वो हमें ग्राफ में दिख रहा है। तो ओरिजिन जो मैंने आपको पढ़ा वो उन्होंने क्या रूपरेखा रखी। फ्रॉम सॉफ्टवेयर आते क्लोज एप्स बिफोर शेड्यूल आते, सॉरी थोड़ा सा लैपटॉप बोल देता है बीच में। तो एआई है। तो यहाँ पास क्या है हमारे पास, हमने देखा कि ओरिजिन ने क्या सिस्टम रखा, वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। अब ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है ये आपको समझ आया होगा क्योंकि मैंने बिटकॉइन इथेरियम को समझाया। 3.0 का मतलब वेब का थर्ड जनरेशन, ये भी आपको समझ आया होगा। एल्गोरिथमिक मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला जो उन्होंने डेवलप किया। नॉन स्टेबल का अर्थ ये है क्योंकि हमारे पास जो एलजीएनएस है वो बिटकॉइन की तरह स्टेबल नहीं, इसकी प्राइस ऊपर और नीचे हो सकती है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई है। और क्योंकि ये हमारे पास, हाँ ये एक शब्द आ रहा है करेंसी, इसको समझा देते हैं। जब शुरुआत में बिटकॉइन आई तो उसे क्रिप्टो करेंसी इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल थी। तो जो नोट छापने में पैसे लगते हैं या जो हमारा क्या कहते हैं वर्क फोर्स लगता है और उसमें कई जाली नोट आने की भी संभावना होती है, तो डिजिटल कर देने से जाली नोट का कारोबार खत्म हो जाता है क्योंकि वो तो एक कोड है। कोड को क्या कहते हैं, ड्यू टू द ब्लॉकचेन अल्टर नहीं किया सकता, अल्टर नहीं मतलब परिवर्तित नहीं किया सकता। तो मतलब अब करप्शन खत्म, जाली नोट खत्म, तो अब डिजिटल है तो इसको सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में चीजों को इनक्रिप्ट किया जाता है, उस इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बिटकॉइन को इनक्रिप्ट किया गया। इसीलिए बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। और क्योंकि क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया गया तो क्रिप्टोग्राफी का क्रिप्टो शब्द लिया गया और बिटकॉइन उस समय एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करी थी लाइक द करेंसी, तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी कहा गया। तो फिर एक पूरा का पूरा मार्केट शुरू हो गया इथेरियम के बाद क्रिप्टो वर्ल्ड का, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड या क्रिप्टो वर्ल्ड कहते हैं। तो उसी में नाम में हमारे पास जब ओरिजिन डेवलप होती है तो उन्होंने एलजीएनएस को भी क्या लिखा, नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस मेक्स द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम। इस बाद में समझेंगे। तो ओरिजिन ने ये रूपरेखा रख दी। अब ओरिजिन हो चाहे कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो, इसको समझने का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो जब भी कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो पहले अपना ब्लूप्रिंट रखिए। ब्लूप्रिंट को हम यहाँ पास बोलते हैं व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर को हम कैसे देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर aave.ai में जाते हैं हम तो यहाँ पास भी चलिए हम डेटा ओपन कर लेते हैं वो डे का। यहाँ पास aave.ai पे ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है और ये एक थर्ड पार्टी टूल है, बट ये वन ऑफ द ट्रस्टेड टूल है और ये एक डिसेंट्रलाइज टूल है। क्वाइन मार्केट कैप स्टिल अ सेंट्रलाइज टूल, बताऊंगा उसके ऊपर भी मैं। तो क्वाइन मार्केट कैप के डेटा को आप पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं और नहीं आप पूरी तरह से क्या कहते हैं aave.ai के डेटा को रिलाई कर सकते हैं। बट क्वाइन मार्केट कैप एक सेंट्रलाइज टूल है और aave.ai एक डिसेंट्रलाइज टूल है। तो समहाउ aave.ai बेटर है। सबसे अच्छा रिलायबल टूल क्या है, ब्लॉकचेन। हम वहां पास जाते हैं लेकिन इसने अच्छे से समराइज किया इसलिए मैं आपको ये aave.ai दिखा रहा हूँ। ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, जो लोग नहीं जानते, मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते ही होंगे। तो aave.ai पे जाते हैं, यहाँ पास आप सर्च में एलजीएनएस लिखते हैं। जैसे ही आप एलजीएनएस लिखते हैं ये आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पास एक ऑडिट का सेक्शन है, इस ऑडिट के सेक्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पास आपको कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएंगे एक जगह पे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला ये स्टेकिंग वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे चली जाती है। ये आपका वही वाला एड्रेस बीएफसी वाला जो लोग आप जानते होंगे। अब ये क्योंकि ये जो टूल है ये आपको डायरेक्ट कहाँ रिडायरेक्ट कर रही है, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर। और जो ओरिजिन एलजीएनएस का जो टोकन है एलजीएनएस वो किसके ऊपर डिप्लॉय है,
पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर। पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। इथीरियम में भी एक समस्या आई, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इथीरियम में स्केलेबिलिटी की समस्या आई। समस्या क्या थी? इथीरियम सिक्योरिटी बहुत पावरफुल थी, लेकिन जो ट्रांसफर का रेट था, जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे, वो काफी स्लो हो रहे थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए पॉलीगॉन आती है, और पॉलीगॉन इथीरियम के ही सिक्योरिटी का यूज करती है, और उसके ऊपर एक नया एप्लीकेशन डेवलप, थोड़ा सा एडवांस है। ये खुद की एक ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया गया, जो चल एंड्रॉइड के ऊपर ही रही है, मतलब एंड्रॉइड के कारण ही वो चल रही है, लेकिन वो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लोग कंप्यूटर साइंस की दुनिया को समझ रहे होंगे, हम वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम डाल, आपके पास एक ऐप है, जैसे समझ लीजिए पेटीएम का ऐप है। पेटीएम ये एंड्रॉइड से आप क्या कहते हैं, फास्टैग भी कर सकते हैं। पेटीएम से आप क्या कहते हैं, तो मतलब तरह तरह के जो अलग अलग एप्लीकेशन है, उस वो सबको कर दिया गया अंदर में, पेटीएम के अंदर कर दिया, मतलब एक लेयर टू हो गई। तो उसी तरीके से पॉलीगॉन भी एक ब्लॉकचेन है, किसकी? इथीरियम की। लेकिन ज्यादा अच्छा ये बोला जाता है कि पॉली इथीरियम के ऊपर डेवलप है, और ये काफी फास्ट। ओरिजिन एलजीएनएस ने ब्लॉकचेन का उपयोग किया। की बात है कि पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन इंडियन डेवलपर के द्वारा, उनमें भारतीय इंजीनियरों का बहुत बड़ा हाथ है, और हम बोल सकते हैं कि समहाउ ये इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा डेवलप किया गया। वो होने के बाद जाते हैं, तो आज की डेट में सबसे क्या कहते हैं, बाहरी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। तो ओरिजिन इनका ब्लॉकचेन चूज किया, और इस ब्लॉकचेन टोकन डेवलप की, और वो जो एलजीएनएस टोकन डेवलप किया, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। बाकी भी स्मार्ट ये चीज है एलपी, इसको थोड़ा सा देखें। एलपी लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी पूल को समझाऊंगा। ये लिक्विडिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। मैं जैसे ही इसके ऊपर उधर सर ने डेस्क स्क्रीनर पे आपको ये प्राइस मैकेनिज्म दिखाया था, ये एक्चुअली में कहाँ से आती है? ये जो डेस्क स्क्रीनर जो प्राइस को बना रही है 11.58, ये एक्चुअली ब्लॉकचेन से आती है। और कैसे आती है मैं अभी लाइव दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, हम जाते हैं ये लिक्विडिटी पूल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। ये वो लिक्विडिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है 5BFB। वापस कॉन्ट्रैक्ट आता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखिए यूनिस्वैप V2 पेयर है। जो यूनिस्वैप पॉलीगॉन के एक अनदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, या डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जो एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। एक्सचेंज मतलब जैसे कि अब, क्योंकि यहाँ पास भी दो तरह से सेंट्रलाइज दुनिया है ब्लॉकचेन में भी। अब ये थोड़ा सा डीप होना स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं अगर इस बाइनेंस की बात करूं, तो बाइनेंस में क्या हो रहा है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही है, क्योंकि आपका इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपकी केवाईसी हो रही है। यह मतलब आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा यहाँ पास ओपन हो रहा है, मतलब स्टिल यू आर द क्लाइंट एंड द बाइनेंस इज द सर्वर। यू आर कनेक्टिंग विद द बाइनेंस सर्वर, एंड व्हेन INR यू उस क्रिप्टो बनता है, चाहे वो यूएस, चाहे आप कुछ भी डिपॉजिट करो, उसका सीक्रेट फेस आपके पास नहीं होता है। उसका सीक्रेट फेस या सीड फेस जो है वो बाइनेंस के पास होता है। बाइनेंस आपको आपके यूजर आईडी, तो बाइनेंस के पास आपका सीक्रेट फेस, ये आपके पास आपके फंड का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। कल को बाइनेंस का सीक्रेट नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वन ऑफ द ट्रस्टेड है क्रिप्टो वर्ल्ड में, उस पर हम अभी ट्रांजेक्शन जो स्लो हो रहे थे, जिसको हम टेक्निकल भाषा में स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, उसको सॉर्ट आउट कर दिया उसने इस माध्यम के द्वारा, पॉलीगॉन के माध्यम के द्वारा। तो एक एक्सचेंज ही बना दो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो ये हमको क्या दिख रहा है,
यूनिस्वैप V2 पेयर। अब अगर आप V2 पेयर में जाते हैं तो जो थोड़ा सा दामोदर सर ने बर्निंग मैकेनिज्म दिखाया था, मैं वो कोड ओपन करता हूँ थोड़ा सा आपके सामने। ये आपके सामने, ये देखिए एक फंक्शन दिख रहा है, ये मिंट का फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्यशैली की कोड क्या है उसके अनुरूप वो कार्य करेगा सिस्टम। फंक्शन अंडरस्कोर मिंट एड्रेस डैश और फिर उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है टोटल सप्लाई डॉट ऐड, मतलब जब वहां से मिंट होकर टोकन बाहर आएंगे तो मतलब टोटल सप्लाई से कितने टोकन निकल कितने ऐड हो गए। और यहीं पास आपके सामने एक फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन अंडरस्कोर बर्न हो जाएगी, जीरो है। स्ट्रीम में ग्लांस दे दे रहा हूँ, आप स्टडी कर लीजिएगा। एड्रेस जीरो नल एड्रेस जनरली होता है आपका एक्सेस सप्लाई, वहां से अब वो टोकन, ये मैकेनिज्म है इथेरियम की द्वारा के टोकोनॉमिक्स होते हैं। फिक्स सप्लाई जैसे कि ही माइनिंग होके आएंगे, माइनिंग मैंने आपको बताया है अभी तक कितने माइन होके आ गए हैं, 19.94 मिलियन बिटकॉइन अभी आ चुके हैं। लेकिन इथेरियम का अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम सब, लेकिन टोटल सप्लाई अभी 110 मिलियन इथेरियम ही है। तो इसका अर्थ नहीं कि पूरे जो अनंत जो समंदर है वो पूरा आपको मिल गया है। अब समझे, मैं समझाऊंगा लिक्विडिटी कि आपके पास एक टंकी है खाने है, या वाटर एटीएम समझिए के लिए, वाटर एटीएम है, पानी तो अथाह है उसमें, लेकिन जब आप 5 रुपए का सिक्का डालेंगे 5 लीटर पानी बाहर निकलेगा, 1 रुपए लीटर पानी है, सिक्का जब तक नहीं डाल नहीं निकल सकता है। तो अनंत है, परंतु वो मिंट होकर आएंगे जब आप या जो भी प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट पीएम में, यहाँ पास क्या कहते हैं आपका एलजीएनएस में क्या हो कि आप एलजीएनएस टोकन तभी मिंट होके बाहर आएंगे जब आप एक दूसरे साइड से क्या करते हैं, डाई को ऐड करते हैं, तब वो एलजीएनएस मिंट होके बाहर आएंगे। उसमें भी एक ट्रेजरी आ जाता है, समझा। तो जो उसको बाहर निकालना भी है वो इस और वो बर्न एड्रेस पे चला जाए, क्योंकि अगर अनंत सप्लाई आ जाएंगे तो ये बहुत बढ़ जाए, डिमांड उतनी, फिर तो प्राइस काफी डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो इथेरियम ने इस समस्या का समाधान करने के लिए बर्निंग मैकेनिज्म ला दिया। ये कब हुई, 2021 के बाद, क्योंकि उससे पहले तक इथेरियम भी क्या था, PO2 एल्गोरिदम को फॉलो कर, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क जैसे थी। लेकिन के ऊपर काफी लोगों का बात हुआ कि आप कार्बन इमिशन बढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उपयोग हो रहा है, और अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब साधन से ही बिजली बन रही है, तो बहुत बड़ी मात्रा में विश्व में कार्बन के स्तर को बढ़ा रहे हैं। इथेरियम ने दिया, समस्या का समाधान दे दिया, बोले कि हम एल्गोरिदम बदलते हैं। और जो पीओएस में, पीओएस को ध्यान से समझे, पीओएस का प्रूफ ऑफ, अगर आप स्टिक करते हैं एलजीएनएस तो इसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वैलिडेशन होगा, और वह के हिसाब से ब्लॉक सॉल्व होंगे, जो मैंने ब्लॉक बताया, और वो ब्लॉक जब सॉल्व होंगे तो आपके पास इथेरियम बाहर आएगी। इससे क्या होगा कि बिजली का कंजम्पशन ही नहीं होगा। ने भी यही फॉलो किया, और उन्होंने बोला कि ठीक है, जब बाहर आएंगे इथेरियम तो बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो अनंत सप्लाई है। तो बोले नहीं, जब जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा, प्रोजेक्ट मतलब जब जब कोई भी इथेरियम उपयोग करके सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर, डिसेंट्रलाइज ऐप, तब तक क्या बहुत सारे बर्न होके बाहर हो जाएंगे सप्लाई से। तो सप्लाई को जिसके कारण स्कैरसिटी जनरेट होगा, और जो प्राइस है, ये मैकेनिज्म इसलिए नहीं खत्म हो पाई। तो यही ओरिजिन ने भी कि ऐसे उदाहरण के लिए स्टेक में लगाए, 100 टोकन बढ़ के आपका साल भर में मान लेते हैं 700 टोकन होगा, सप्लाई जब आपके पास आ गई, और तो
प्रोटोकॉल करंट कहाँ से लाएगा? तो बर्निंग मैकेनिज्म इसीलिए ओरिजिन एलजी डेवलप किया। और बर्न का यहाँ तक क्लियर है? बढ़ूं आगे? यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे। तो ये लिक्विडिटी पूल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब लिक्विडिटी पूल को समझें। मैंने जो शुरुआत वाटर रेट, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझें। तो आप ऐसे समझें कि आपके पास एक टंकी है, टंकी में आपके पास है एक चावल होता है और दूसरे खाने में गेहूं, और इस अपने जगह लगा दिया गया है। और मेला के सामने एक दिया गया है कि जिस के पास भी चावल 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 वाले खाने में डाल के दूसरे वाले खाने से गेहूं, किसी के पास वो गेहूं डाल के चावल निकालता है, और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक से चलेगी। उदाहरण के लिए एक चावल 1 किलो गेहूं के बराबर है, वहां पे चावल और उत्पादन बराबर हो, मतलब जो क्या कहते हैं आपके पास मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के हिसाब से एक व्यक्ति किसान ट्रेड वो 1 किलो चावल डालते हैं और उधर से 1 किलो गेहूं निकाल लेते हैं। वेरी फर्स्ट टाइम शुरुआत में क्या किया जाता है कि पहली बार 1 किलो चावल 1,000 किलो दोनों खानों में आता है। चावल की क्वांटिटी 1,000 किलो, गेहूं की क्वांटिटी भी 1,000 किलो। एक व्यक्ति आया, उन्होंने 5 किलो चावल डाला, 5 किलो निकाला। किलो चावल डालने से चावल की जो प्राइस है, क्वांटिटी है, वो हो गई 1,005 किलो, और गेहूं क्वांटिटी है वो 905 किलो। गेहूं की क्वांटिटी घट गई, चावल की क्वांटिटी बढ़ गई। कारणवश गेहूं प्राइस बढ़ जाएगा और चावल का प्राइस घट जाएगा या मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे चावल की हाई है, कि एलजीएनएस है, तो गेहूं का पेयर है, तो यहाँ एलजीएनएस और डाई का पेयर होगा। कहाँ दिखेगा? दिखा रहा हूँ, देखिए। हम यहाँ पास ओपन करके लिक्विडिटी पूल, बाय एंड सेल मैकेनिज्म लिक्विडिटी पूल से चलते हैं। जब मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं जब होल्डर्स में जाता हूँ, तो आप एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ से वापस से मैं बैक हो रहा हूँ, कंफ्यूजन ना होइए। मैं वापस से लिक्विडिटी पूल वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा हूँ। आप करते हैं तो मैं काम करता हूँ, फिर कर देता हूँ ये। अब ये लिक्विडिटी पूल है, मतलब ये टंकी है। इस टंकी में 2 खाने होंगे, एक खाने में एलजीएनएस होगा, एक खाने में डाई होगा। तो वो खाने देख लेते हैं, सही बात भी है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे व्यू ऑल होल्डिंग्स में। व्यू ऑल होल्डिंग्स में गए तो देखिए मजेदार चीज, यहाँ पास देखिए ये डाई वाला खाना है और ये एलजीएनएस वाला खाना है। अब मैं यहाँ पास एक चीज करता हूँ, एक चीज ये करता हूँ कि यहाँ पास जितने डाई हैं, इस डाई को मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि एलजीएनएस ज्यादा है तो डाई यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, एलजीएनएस को कॉपी करता हूँ। और जो सर ने बताया था, हम अब डायरेक्ट ब्लॉकचेन से देख रहे हैं। हम क्या कहते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी का उपयोग नहीं कर रहे। और मैं प्राइस निकालता, एक मिनट, थोड़ा उल्टा कर दिया क्या मैं, एक दोनों को एक ही चीज कर दिया, सॉरी। व्यू ऑल होल्डिंग्स, हमारे पास ये है डाई, डाई के डेटा को कॉपी किया गया, डिवाइड करते हैं, डॉलर,
देखिए, मैंने क्या किया आसानी से, मैं Aave.ai से लिक्विडिटी पूल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूँ। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे ले जाती है, मतलब ये उस टंकी पे ले जाती है जिस टंकी में एक खाने में पॉलीगॉन है और एक डाई है, और एक खाने में आपका क्या है, एलजीएनएस है। तो पॉलीगॉन की डाई की संख्या कितनी है, इतनी है डाई की संख्या, और ये किसकी संख्या है, एलजीएनएस की संख्या है। तो मैं डाई की संख्या में एलजीएनएस की संख्या से भाग देता हूँ तो ये करंट प्राइस निकल जाता है, और यही करंट प्राइस अभी चल रहा है। हम अभी देख सकते हैं यही लमसम करंट प्राइस चल रहा है 11.57, और ये जो प्राइस आ रहा है, ये जो डेक्स स्क्रीनर है, ये एक्चुअली में इस पॉलीगॉन से ही उठा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टंकी में एलजीएनएस है, टंकी में आपका क्या कहते हैं, डाई है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है, और यहीं से वो डेटा जा रहा है और यहीं से वो प्राइस मैकेनिज्म हो रहा है जो हमने यहाँ पे लाइव देखा। यहाँ तक क्लियर है? तो थोड़ा चैट बॉक्स में यस वस लिखें आप लोग, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। क्लियर है? ओके। अब बात ये है कि ये तो हमने लाइव देख लिया कि ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन से ज्यादा ऑथेंटिक तो कोई है नहीं, हम तो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में देख लिए। अब ये जो डाई है या ये जो क्या कहते हैं आपके पास एलजीएनएस है, ये लॉक है कि नहीं है? इस लॉक का मतलब क्या है, फिर थोड़ा समझिए। मैंने गेहूं और चावल, साथ में 1 किलो चावल डाला गया और 1 किलो डाला गया। मान है कि XYZ नाम के व्यक्ति ने पहली बार डाला था तो चावल, अब 1,000 किलो चावल 1,000 किलो गेहूं डाला था उन्होंने, तो उनको रसीद मिला था। जब वो रसीद मिला था तो एक साल बाद वो वापस आते, 1,000 किलो चावल और 1,000 किलो गेहूं डाला था, वो मुझे वापस दे दीजिए, तो क्योंकि ये है मेरा रसीद। और आज चूंकि मैंने शुरुआत में डाला था, तो आप क्या करिए, आज तक जितने भी चावल गेहूं के ट्रांजेक्शन हुए उनका भी मुझे 1% दीजिए जो निर्धारित हुआ था उस समय। तो बोले हाँ ये तो नियम ही है। अब वो अगर मान लेते हैं कि 1 साल बाद संख्या उसमें किलो है और गेहूं की संख्या मान लेते हैं 9,000 किलो है, तो अगर उसमें से 1,000 किलो चावल और 1,000 किलो गेहूं निकाल लिए तो मार्केट तो लगभग 8 से 10% का डंप हो सकता है, 12% का। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उनके पास रसीद था। तो वो जो रसीद था उसको ब्लॉकचेन की दुनिया में, क्योंकि लिक्विडिटी डाला गया, और कहाँ डाला गया, टंकी में। टंकी का नाम क्या है, लिक्विडिटी पूल। तो लिक्विडिटी पूल में जो रसीद मिला उसको हम यहाँ पास बोल रहे हैं लिक्विडिटी टोकन या एलपी टोकन। अब ये एलपी टोकन लॉक है कि नहीं है, तो लॉक होने का मैकेनिज्म कैसे पता चलेगा, पहले देखते हैं कि वो एलपी टोकन कहाँ है। तो ये यहाँ पास हम जाते हैं, यहाँ पास हम देखते हैं आपका होल्डर सेक्शन में वो इस पर्टिकुलर जगह 99.9988%। परंतु क्या ये एड्रेस है, नहीं ये एड्रेस नहीं, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जो रसीद है उस रसीद को लॉक करके रखा गया है और उस लॉकर को खोला भी नहीं जा सकता, और ये उस लॉकर को लॉक किया गया कोड है। तो इस कोड के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने स्टडी किया है, ऐसा कुछ मैंने विशेष सस्पिशियस चीज मैंने नहीं पाया है जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि पैसे बाहर निकल जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा निकल रहा होता तो इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है आज के डेट में 52.5 मिलियन का नहीं होता, इतना बड़ा जो मार्केट कैप है 6.10 का नहीं होता, प्रोजेक्ट 2 साल पे भी नहीं पहुंचा और लगातार एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्कैम करने का मौका होता तो एक कब का लिक्विडिटी को निकाल चुके होते, ऐसा हुआ नहीं है। डिटेल में हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक्चुअल जीएनएस है, एलजीएनएस क्या चीज है, मतलब ओरिजिन ने क्या डेवलप किया है। एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने के लिए उन्होंने पर 8 आवर पे कंपाउंडिंग देने का सिस्टम डाला। अब ये कंपाउंडिंग देने के सिस्टम डालने के लिए उन्होंने एक लिक्विडिटी पूल बनाया, साथ ही साथ उन्होंने और भी कई चीजें बनाई। इसको अब थोड़ा समझते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बढ़ जाऊं आगे कि आज के लिए ज्यादा हो रहा है सर? एक पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं कि आगे बढ़ना है या यहीं रुकना है। तो यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सब अपना थंब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके,
अब देखते हैं। गो अहेड सर। देखिए, बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करती है। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, मैंने जो आरबीआई का उदाहरण दिया कि आपका 50% पैसा रिजर्व होता है, तो वो कहाँ रिजर्व होता है? तो एलजीएनएस में भी, चूंकि बेसिक फाइनेंस, बेसिक इकोनॉमिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स तो सेम होगा ना, तो आपका, आप जो पैसे डालते हैं उस पैसे का एक बड़ा प्रतिशत, ये डायनेमिक फॉर्मूला तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं सकता, परंतु मेरे अनुमान के अनुरूप लगभग 40 से 60% तक का जो पैसा है वो ट्रेजरी में जाता है। मतलब ये रिस्क फ्री होता है, मतलब ये रिजर्व किया जाता है पैसा, जो यहाँ पास आप डैशबोर्ड पे देखते हैं, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट। अब इस ट्रेजरी में जितना पैसा जाता है, मतलब एक बड़ा अमाउंट, और बाकी पैसा आपका कहाँ जाता है, वो टंकी में जाता है, लिक्विडिटी पूल में। इस ट्रेजरी में पैसे जाने के बाद एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के आधार पे आरवीएफ कैलकुलेट होती है। इस आरवीएफ के आधार पे, आरवीएफ मतलब सॉरी आरएफबी, ये हमारे पास रिस्क फ्री वैल्यू, इसके आधार पे टोकन जो है वो मिंट होके बाहर आते हैं, हो बाहर आते, लिक्विडिटी पूल, मतलब जो आपको मिले बाहर आए, मतलब आपने जब परचेस किया उसको आप स्टेक में लगाते हैं। स्टेक में लगाने के बाद वो हमारे पास क्या कहते हैं, बढ़ता है, और जब आप उसको अनस्टेक करते हैं तो 1:1 में अनस्टेक होता है और बाय सेल का मैकेनिज्म शुरू होता है। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। उदाहरण के लिए, क्योंकि यहाँ से एक लोगों का प्रश्न आता है मार्केट से, इतना ज्यादा पैसा कहाँ से देती है, इस प्रश्न का उत्तर ले लेता हूँ। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर लेने से पहले जो टूल है किसी भी चीज को समझने का, मैं वो बता देता हूँ। जो मैं बता रहा था कि अगर ओरिजिन को समझना है या किसी भी क्रिप्टो को समझना है तो पहले बिटकॉइन समझे, फिर बिटकॉइन के बाद इथीरियम समझे, इथीरियम के बाद आप ओरिजिन समझे। और जैसे कि बिटकॉइन इथीरियम को समझने के लिए आप बिटकॉइन के व्हाइट पेपर का उपयोग कर सकते हैं जो मोस्ट ट्रस्टेड है। इथीरियम को समझने के लिए आप इथीरियम के व्हाइट पेपर का उपयोग कर सकते हैं जो मोस्ट ट्रस्टेड है। उसी तरीके से ओरिजिन को समझने के लिए आप ओरिजिन के व्हाइट पेपर का उपयोग कर सकते हैं जो मोस्ट ट्रस्टेड है। और ओरिजिन के व्हाइट पेपर का लिंक मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये है वो लिंक, origin-3 gitbook.io। यहाँ पास आपको ओरिजिन का मैकेनिज्म मिलेगा। बहुत डीप में है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, तब आप समझेंगे। कुछ पीडीएफ जो है, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये कुछ पीडीएफ, ओरिजिन इंटरनल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद ओरिजिन के फेयरलेस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब डेटा आपको आपके अपलाइन के द्वारा अवेलेबल हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ से भी ले सकते हैं। तो व्हाइट पेपर का लिंक यहाँ से लें, यहाँ से आप स्टडी करें। आप स्टडी करने के लिए एआई के टूल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एआई आपको सही तरीके से जानकारी नहीं देगा, क्योंकि आपको प्रश्न सही पूछना पड़ेगा, तब आपको सही उत्तर देगा। तो ये लिंक है। जो आपके मैकेनिज्म है वो आप ओरिजिन की पुरानी वेबसाइट, ये उनकी ओरिजिन .io है, यहाँ से भी आप डेटा निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं, तो आपको डिटेल में पता चलेगा। तीसरा जो मजेदार लिंक है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो स्वयं आपके, जब आप ओरिजिन के वॉलेट को कनेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे इस लोगो पे क्लिक करें, ओरिजिन का जो नया हमारे पास अपडेटेड वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप मोटा मोटा चीजों को देख सकते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा वो इस वीडियो को जरूर देखें, ओरिजिन प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, ये गजब की चीज है। यहाँ से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। इसके बाद, अब ये तो मैंने कुछ चीजें बता दी, और थर्ड पार्टी टूल का बात करूं तो आप aave.ai पे ओरिजिन लिखें, और ओरिजिन लिखने के बाद आप ऑडिट वाले सेक्शन पे जाएं। एक मिनट छोटा करते हैं। ये ऑडिट वाले जब आप सेक्शन पे जाएंगे तो कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पास दिखेंगे, कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कितने एलजीएनएस स्टोर्ड है। इन प्रश्नों को बाद में लेंगे कैसे क्या है। अभी सेशन समझे, क्वेश्चन आंसर हम कभी और कर लेंगे। आपको लिक्विडिटी पूल के भी मिलेंगे ये सब चीजें, तो यहाँ के थ्रू भी आप रिसर्च की ओर जा सकते हैं। तीसरा, और जो सबसे इसके बाद का जो नेक्स्ट सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है वो होता है सर्टिक। सर्टिक पे आप पता करें कि ओरिजिन का क्या कहते हैं, आपका स्कोर किस तरीके से है। मैं वो भी टूल दिखा देता हूँ, या तो फिर आप यहाँ पर सीधे लिख दिया करें सर्टिक।
स्काईनेट और सर्टिक पे जाएं। सर्टिक क्या है? ये एक संस्था है जो किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या करती है आपका ऑडिट करती है, उसको रेट करती है और बहुत डिटेल में करती है। यहाँ पे ओरिजिन लिख सकते हैं, ओरिजिन एलजीएनएस 2 बार इसके ऑडिट हो चुके हैं। यहाँ पास थोड़ा ये टेक्निकल होता है, मतलब आधा ज्ञान ठीक नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से ज्ञान लें क्योंकि ये बहुत डिटेल में होता है, काफी टेक्निकल होते हैं। तो जब तक पूर्णता क्या कहते हैं, पूर्णता तो ऐसे कोई होता नहीं है। जब आप एकदम अच्छे खासे मतलब 70-80% तक की चीजों को पढ़ लें, समझ लें, तब आप किसी कंक्लूजन पे आए। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर आप स्कोर देखना चाहते हैं तो ये नए ऑडिट में स्कोर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ से आप क्या कहते हैं जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं ओरिजिन के बारे में। स्काईनेट स्कोर अंडर जो हमारे पास इवोल्यूशन आता है वो इसलिए आता है क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर मैं अखिलेश सर के लैंग्वेज में बात करूं तो ये तो स्टार्ट 5 साल बाद होगा। वो सही कहते हैं कि अभी इतने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होंगे, इतने सारे चीज होंगे। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि जब तक पूरे कोने को तलाशा नहीं जाए तब तक आप कमरा कितना बड़ा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, तब तक आप एक प्रॉपर स्कोर नहीं दे सकते। तो अभी तो ओरिजिन के सारे चीजें डिप्लॉय ही नहीं हुए हैं। तो जो स्काईनेट है, जो सर्टिक है, अभी सभी चीजों को नहीं खंगाल पाई है, इसीलिए ये वो अंडर इवोल्यूशन दिखाएगी ही। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्कोर कहाँ से आया? ये स्टेबल ए के समय जो ऑडिट हुआ उसके समय के ऑडिट का स्कोर है। तो बात वही मैं बोल रहा हूँ कि ज्ञान पहले ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करें, उसके बाद आप किसी निर्णय पे पहुंचे। क्योंकि यहाँ पास आप अगर कोई गलत निर्णय लेते हैं तो आपके निर्णय से आपका नुकसान तो हो ही सकता है, आपका परिचित भी कोई नुकसान कर सकता है और चाहते या ना चाहते वो आपको ब्लेम कर सकता है कि मैंने तो तुम्हारे कारण ऐसा बात ले लिया था निर्णय। तो आप प्रॉपर स्टडी करें और सभी व्यक्ति स्टडी करें, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे कारण पैसा लगाया था या फिर इन्वेस्ट किया था। आपका विवेक है, आप अपने स्तर पे करें। तो ये कुछ टूल हैं। अब मैं वापस आता हूँ ये ट्रेजरी के ऊपर और लिक्विडिटी पूल के ऊपर। तो इसको ऐसे समझें आप कि आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट करना है एलजीएनएस के ऊपर। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि एक जो एलजीएनएस टोकन है अभी $10 की चल रही है। तो आप $1000 से 10 टोकन परचेस कर पाएंगे, क्योंकि आप जब भी परचेस करते हैं तो आप क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू पे परचेस करते हैं। मैं पी टू पी की बात नहीं कर रहा हूँ। पी टू पी में केवल वॉलेट क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं टोकन। एक्चुअल में परचेसिंग और मिंटिंग नहीं होती है। एक्चुअल में परचेसिंग कब होती है? जब हमारे पास क्या होता है, जब आपके पास डाई हो या यूएसडीटी हो और उसके आधार पे आपने क्या किया है, एलजीएनएस को परचेस किया है। तो आपके पास $1000 थे, उदाहरण के लिए मैंने बोला $10 का प्राइस है, आपने $1000 लगाया तो आपके पास 100 टोकन आए। ट्रेजरी में जो मैंने अभी आपको ये सब टूल दिखा, जब हम उनको पढ़ेंगे तो ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में और ट्रेजरी के पीडीएफ में लिखा हुआ है कि एक एलजीएनएस $1 से बैक्ड है। मतलब एक एलजीएनएस के लिए उसको $1 ही खर्च करने हैं ट्रेजरी को। जैसे आरबीआई आधा पैसा क्या कहते हैं बोलती है कि आप उस पैसे को रिजर्व रखें, तो जहां पास बैंक उस पैसे को रिजर्व रखती है उसको ट्रेजरी कहा जाता है, खजांची। उसी तरीके से चूंकि ये भी एक फाइनेंशियल सिस्टम है लेकिन काफी एडवांस है, तो यहाँ पास भी ट्रेजरी है। तो जो भी पैसा इनपुट होता है उस पैसे का एक बड़ा पार्ट ट्रेजरी में जाता है और ये वही ट्रेजरी में अभी तक की वैल्यू है जो इतना पैसा है। दिखाए दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 64 करोड़ के लमसम डॉलर ट्रेजरी में रिस्क फ्री के रूप में रिजर्व में है। रिजर्व का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे बाइक में रिजर्व की टंकी लग रही है 2.5 लीटर पे, और टंकी पूरी जो बाइक में है और टंकी में पानी अभी मान लेते हैं 12 लीटर पे है या 13 लीटर पे है, तो जब अब गिरते हुए अगर क्या कहते हैं 2.5 लीटर तक टंकी पहुंचेगी तब वो रिजर्व का उपयोग होगा। तो 2.5 लीटर तक तो पहुंचती नहीं है, $8-9 से पहले ही क्या कहते हैं टंकी भर जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। खैर, तो जब कभी भी आप पैसा, उदाहरण के लिए आपने $1000 लगाया तो आपको टोकन कितने मिले? करंट प्राइस के हिसाब से मैंने बोला 10 है तो आपको 100 टोकन मिले।
लेकिन 100 टोकन का पैसा आपने कितना दिया 100 टोकन के लिए $1000। उस $1000 का 50% के लमसम पैसा तो ट्रेजरी में चला गया, मतलब मान के चलिए $500 तो ट्रेजरी में चला गया। अब ट्रेजरी में जब वो पैसा गया तो उसके हिसाब से आरएफवी वैल्यू कैलकुलेट हुआ, मैथमेटिकल फॉर्मूला ये भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी तक आपको टूल बताया वहां पास ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। उसके आधार पे उस फॉर्मूला के हिसाब से वो टोकन को मिंट करेगा। मिंट करने के लिए वो देखेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और एपीवाई जो आप हम ये देखते हैं बार बार, पर अभी के ऊपर अभी नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं इसके ऊपर आऊंगा। वो इस और आरबीएफ फॉर्मूला के हिसाब से देखेगा कि मुझे कितने टोकन मिंट करने हैं। अब आपने क्या किया कि 100 टोकन आपने परचेस किया था और सारे 100 टोकन को अपने स्टेक लिया कि जो है वही है 800%। तो आपके पास अगर वही एपीवाई रहती है तो आपके पास साल भर में कितने टोकन हो जाएंगे? 800 टोकन होंगे। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ओरिजिन एलजीएनएस ने आपको क्या वादा किया? टोकन जो कि दे भी रहे हैं, और टोकन की वैल्यू मार्केट आधारित है। मार्केट आधारित मतलब वो टंकी, वो लिक्विडिटी पूल, उस टंकी के ही आधार पे पता चलता है कितना गेहूं है, कितना चावल है, मतलब कितना एलजीएनएस है, कितना डाई है, तो एलजीएनएस की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन जब आप परचेज किए तब तो आपने मार्केट प्राइस के हिसाब से दे दिया ट्रेजरी को पैसा। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से जब आपने पैसा दिया तो क्या हुआ? आपने कितना पैसा दिया? $1000। $1000 में से $500 कहाँ गया? ट्रेजरी में। और ट्रेजरी में नियम क्या है कि एक एलजीएनएस $1 एक डाई से बैक्ड है। तो वो 500 एलजीएनएस तो आपका निकालने के लिए उसके पास ऑलरेडी आपने उतने डाई दे चुके हैं। बाकी का 400 लिक्विडिटी पूल में है जो कि ट्रेडेबल है, जो कि बाकी लोग बाय सेल कर रहे हैं, मतलब लिक्विडिटी पूल के माध्यम से। अब साधारण बात ये है, आपको जो उसको एलजीएनएस देना है 100 का, आपको 800 मिलना है, वो एक बार में नहीं मिल रहा है, वो साल भर में धीरे धीरे मिलना है। ये वही तरीका हुआ कि एक व्यक्ति ने एफडी किया, उस एफडी का आधा मतलब 50% लगभग रिस्क फ्री में चला गया ट्रेजरी में, और बाकी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। तो यहाँ पास भी क्या हुआ? ट्रेजरी में चला गया। ट्रेजरी में मैकेनिज्म ये है कि $1 से इम्पैक्ट है, और जो आपको पैसे मिलने हैं वो पैसे धीरे धीरे करके मिल रहे हैं, और इस बीच में कई इनफ्लो होंगे। अब यहाँ पास जो पैसे आपको मिलने भी, उदाहरण के लिए 5-6 मंथ बाद आपका क्या कहते हैं जो 100 टोकन है वो उदाहरण के लिए आपके पास 250 टोकन हो गया। तो जब आपके पास 250 टोकन हो गया तो आप इसको विड्रॉ मारते हैं। तो विड्रॉ का जो डाई है वो आपको लिक्विडिटी पूल के माध्यम से मिलता है, और लिक्विडिटी पूल में कोई व्यक्ति खरीद रहा होता है। अभी जैसे लाइव मार्केट ही देखते हैं हम। चलिए यहाँ पास एक काम करते हैं, इस डाई को मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़े लेवल पे कर देते हैं। $10,000, $10,000 का सिंपल बात है, ये बाय हो रहा है, सेल हो रहा है। तो मतलब कोई व्यक्ति बाय कर रहा है, कोई व्यक्ति सेल कर रहा है। इसका मतलब जब आपके पास 200 टोकन हुआ या 300 टोकन हुआ तो टोकन देने का वादा तो ओरिजिन एलजीएनएस ने किया था, आपके पास टोकन मिल गया, और टोकन के लिए उस आपने एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि वो तो $1 से बैक था, तो उन्होंने टोकन देने का वादा किया और टोकन आपको मिल गया। तो आप जब इसको सेल करने जा रहे हैं तो सेल का पैसा तो आप लिक्विडिटी पूल से निकाल रहे हैं, जिसकी क्या कहते हैं लिक्विडिटी यहाँ पास 552 मिलियन ऑलरेडी आप देख रहे हैं। तो ये पैसा तो यहाँ से निकला है ना, ट्रेजरी से थोड़ी निकला है। ट्रेजरी में तो ऑलरेडी बैक्ड है उतना पैसा। तो यहाँ पास कि इतना पैसा कहाँ से देती है, आपको फाइनेंस प्रॉपर समझना। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वे में आपको समझाने का प्रयास किया, और भी कई मैकेनिज्म है, क्योंकि मैकेनिज्म में आपके पास फिर यहाँ पास ये देखिए लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद जो अभी नया मैकेनिज्म आ गया है ये आपका 600 डेज वाला लॉन्ग टर्म, उसके पहले आपका एयर ड्रॉप वाला था। ये सारा मैकेनिज्म से पैसा जो भी हो रहा है वो सम हाउ आपके पास ट्रेजरी में वो पैसा जा रहा है, और ट्रेजरी में तो $1 से बैक्ड है, और उतने एलजीएनएस टोकन मिंट होकर बाहर निकल रही है। अब बाकी का जो मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको पैसे मिल जा रहे हैं, क्योंकि आप आज सेल कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कभी खरीदा था। कोई व्यक्ति आज बाय कर रहा है, इसका मतलब वो कभी बेचेगा, अगर वो इस प्रोजेक्ट के विजन को समझ रहा है। और कोई व्यक्ति ये सोच के केवल कर रहा है कि मैं $22 पे खरीदा, $8 पे आया, तो वो कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाया है। वो ये नहीं देख पाया कि ट्रेजरी में कितने पैसे पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी पूल में कितने पैसे पड़े हुए हैं,
स्टेबल बॉन्ड में कितने पैसे पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड में कितने पैसे पड़े, अगर यो इन सभी चीजों को समझेगा तो उसको प्रोजेक्ट के ऊपर विजन बहुत ही बड़ा दिखता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा ना हो, देखिए मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा तो काम है पढ़ाना, और बहुत दिन बाद मैं लेक्चर ले रहा हूँ या फिर एक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है। तो ऐसा ना हो कि जैसे मेरे स्टूडेंट बीच बीच में सो जाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो आप ना सोने लगे, तो मैं इसलिए बीच बीच में पूछ रहा हूँ। नहीं, सभी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं, बहुत क्लियर है। और देखिए शशि भाई, भूख खत्म नहीं होगी, तो आप को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उस हाथ के लिए जिसने आपका माइक अभी थामा हुआ था, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जहां तक कंफर्टेबल हैं वहीं तक चलिएगा, हम वापस आपका समय लेंगे। और मैं भी कंफर्टेबल हूँ। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि पैसे ओरिजिन अपने आप से नहीं दे रही है, पैसे वो जो दे रही है वो आपका ही पैसा है, बस उसको इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से इन्होंने क्या कहते हैं स्टेक किया हुआ है कि पैसे आपके पास मिल रहे हैं। फिर पैसे कैसे कैसे बढ़ते हैं, एक तो लिक्विडिटी पूल का माध्यम है, ये जो ट्रेजरी में इतने बड़े पैसे होते हैं, और जो टरबाइन का मैकेनिज्म है जहां पास आपके पास 24 घंटे के लिए आपके पास फंड लॉक होते हैं, फिर उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम में डाई से आप परचेज करते हैं, तो जो यहाँ पास है जो चीजें आपको दिखती है कि 16 घंटा के लिए वो बफर में गए, तो ये जो पैसे और उस 16 घंटा उस 24 घंटे में कितने पैसों का इनफ्लो होता है, और कितने लोग ऐसे हैं, जैसे अगर मैं कोई दूसरा अकाउंट क्रिएट करता हूँ उसमें पड़े होंगे अच्छे खासे डाई, तो समझ लीजिए कि आपके पास कई बड़ी मात्रा में टरबाइन में पैसे पड़े हुए हैं, कॉइन पड़े हुए हैं, या फिर आपका स्टेक में पड़े हुए हैं, कितना लोग क्लेम मारना भूल जा रहे हैं। तो सिंपल सा अर्थ ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैश जो फंड है वो आपके ट्रेजरी में पड़े हुए हैं। ये ट्रेजरी में जो फंड है, ये ट्रेजरी जैसे मैंने यूनिस्वैप दिखाया था, ये भी हमारे पास, इससे भी इनको रिवॉर्ड आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फंड जो है ये किसी ना किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो, चाहे वो यूनिस्वैप पे हो, चाहे वो क्विकस्वैप पे हो, तो वहां से भी इनको रिवॉर्ड के रूप में 20% 30% फंड के लमसम आ ही जाते होंगे। हालांकि ये डायनेमिक है, इसको ओरिजिन इनक्रिप्ट करके बताई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहते हैं अपने व्हाइट पेपर में नहीं बताई है, और सारे चीज वो क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकती है, क्योंकि उनकी स्पेशल इंजीनियरिंग है। अगर वो चीज तो भारत ब्रह्मोस बनाए, लीजिए पाकिस्तान ब्रह्मोस देखिए ऐसे करके है, तो हम हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। जो ज्ञान इतना मुश्किल से अर्जित किया गया, उसके कितनी चीजों को पब्लिक में देना है, कितनी चीजों को देना है वो, और कि वो किस तरीके से फंड को मैनेज करी, फॉर्मूला ओपन कर दिया उन्होंने। फॉर्मूला ओपन करने के बाद क्या क्या स्पेशल इंक्रिप्शन किया है जिससे उनकी टेक्नोलॉजी रिवील ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में ओरिजिन के बहुत सारे कॉपी प्रोजेक्ट है, लेकिन सबका अगर आप कुछ ठीक, क्योंकि इन्होंने गहन अध्ययन किया है। आप जब सटीक पे देखते हैं जो आपको प्रोजेक्ट एज दिखाता है 14 साल, इसका अर्थ ये होता है ये जो आपके पास दिखता है ना, इसको भी थोड़ा पढ़ा करें कि ये 14 साल पहले प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी गई थी, रिसर्च हो रहा था, तब जाके ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आ पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 14 साल प्रोजेक्ट चलेगा। कैसे आप बता सकते हैं फ्यूचर कल बिटकॉइन चलेगा कि नहीं? अगर एक उदाहरण के लिए बिटकॉइन पता चलता है कि बिटकॉइन नीरव मोदी या फिर विजय माल्या ने बताया था, तो बिटकॉइन की वो क्रेडिबिलिटी रहेगी जो आज है? नहीं। तो भविष्य अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इसके ऊपर कार्य कब से स्टार्ट हो वो बताया जा रहा है। तो लोग जो ये इंटरप्रेट करते हैं वो भी गलत इंटरप्रेट करते हैं, देना चाहिए। तो आप लिख दिया प्रोजेक्ट इज द मैक्स ऑफ टोकन launch GitHub creation on X creation date to estimate the टाइम इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंसेप्शन, मतलब कब से उत्पत्ति में आती है। तो ये है मतलब 14 साल का गहन अध्ययन, 14 साल की तपस्या, केवल इसलिए कि हमको कोई स्कैम करना है। मार्केट कैप देखिए 6.10 बिलियन। मजेदार चीज देखते हैं, अभी आते हैं हम वापस से कॉइन मार्केट कैप पे, ये मान के चलते हैं मार्केट है, लेकिन है मैं अगर यहाँ के टॉप 30 प्रोजेक्ट में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए ये पोल्का डॉट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, यूनिसेफ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑन द बाइनेंस
इस प्रोजेक्ट की मार्केट कैप को देखिए आप, 4.82 बिलियन, और यहाँ पास मार्केट कैप कितना है, 6.10 बिलियन. It means what? In the terms of market cap, the original LGNS is already the top 30 project of the crypto world. पर यहाँ पे क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि यहाँ पास जो डेटा है आपको, वो डेटा सेंट्रलाइज तरीके से दिखता है. दिखेगा कॉइन मार्केट कैप में भी दिखेगा. यहाँ पास आप लिख दीजिए LGNS. आपको जो डेटा दिखेगा वो डेक्स के रूप में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डेक्स का सेशन है, इसलिए यहाँ पास आपको वो डेटा दिख रहा है. क्या कहते हैं, लेकिन हमारे मार्केट क्या है, उस मार्केट, वो असली चीज तो मार्केट कैप है, ट्रेडिंग है. उस आधार पे अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी टॉप 30 का प्रोजेक्ट हो चुका है सर. टॉप का प्रोजेक्ट स्कैम करना होता. अभी अगर आप ना यूएसडीटी के क्या कहते हैं उसको देखते हैं मार्केट कैप को, 183.91 बिलियन डॉलर पे है. इसका अर्थ क्या हुआ, ओरिजिन अब इस स्टेबल करेंसी कोई डिस्कस ही नहीं किया है. अब ओरिजिन एक्चुअली में टॉप 10 की ओर अप्रोच करेगी. और ये डेटा अगर आपको देखना है तो आप इसके एक्स हैंडल पे आ जाए. एक्स हैंडल पे आपको अपडेट मिलेंगे कि ओरिजिन क्या क्या करना चाह रही है और कहां तक इसका विजन है. बाकी तो मैंने टूल दिखाए ही कि देख सकते हैं. तो अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखें तो 50 से 52 मिलियन जो डाई के रूप में हो रहे हैं, और जो हम लोग ये P2P करते रहते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो जब उस तरह करते हैं तो वो इससे दुगना भी हो सकता है, या मान लेते इसके बराबर भी है. तो 100 मिलियन डॉलर का एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसको मैं INR में बोलूं, 10,000 करोड़ एक दिन में ट्रेड हो रहे हैं ओरिजिन में. 10,000 करोड़. एक प्रोजेक्ट था आज से कुछ समय पहले तक में, उसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 12 मिलियन थी, और वो स्कैम करके चली गई वो प्रोजेक्ट 200 करोड़ का. तो जिसका मार्केट कैप 12 मिलियन था और यहाँ पर 6.10 बिलियन है. इट मींस व्हाट, 6,100 मिलियन. 6,100 मिलियन की मार्केट कैप की चीज तो अगर स्कैम करना होता तो ये जब शुरुआत के दिन में थी तभी इसके पास मार्केट कैप 10 मिलियन थे. ये कब की चली गई होती. और दूसरी बात, ये 14 साल की तपस्या नहीं कर रहे होते. ये तो तपस्या का एक रूप है, दूसरा रूप तो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से आप लोग को मैं देने का जो शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक सेशन में ओरिजिन को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा ही स्टडी चल रहा है, मैं ओरिजिन को 10% समझ पाया हूँ. तो अभी सिंपल सा बात ये है कि आपका पैसा इस तरीके से मैनेज हो रहा है, और उस पैसे से ये उस फंड को कई तरीके से मल्टीप्लाई कर रही है, और आपके पास जो मैकेनिज्म है, इंजीनियरिंग है, लिक्विडिटी पूल, ट्रेजरी, बॉन्ड, बहुत सारी स्टेकिंग, उसके माध्यम से आपको मिल रहा है. मैं अभी वेब स्पाइडर पे नहीं आ रहा हूँ, मैं इसके रेफरल सिस्टम पे अभी नहीं आ रहा हूँ. आज के सेशन में वो नहीं देखेंगे हम. वहां पास भी इतना गजब का मैकेनिज्म है कि हर स्टेज के बाद एक एक फंड मैनेजमेंट लगा हुआ. जैसे HDFC में लगा होता है कि आप 5,000 रुपया बैलेंस मेंटेन रखेंगे तब आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी. यहाँ पास भी रखा है, $100 का आप अगर मेंटेन नहीं करेंगे फर्स्ट लेवल के लिए तो आपको नीचे से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. आपको पेनल्टी नहीं मिलेगा, लेकिन पेनल्टी के रूप में क्या मिला, आपको रेफर नहीं मिलेगा. तो आप मेंटेन करिए. हम तो नहीं बोल रहे हैं कि आप $100 मत निकालिए. $100 आपका $400 है, निकाल लीजिए पूरा पूरा, कोई रोक के नहीं रखा हुआ है, लेकिन उससे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. तो हर स्टेज पे जब आप सिस्टम में लिक्विडिटी डालते हैं तभी तो सिस्टम आपको पैसे दे सकती है. सिस्टम के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि वो पैसा अपने आप पैदा करके दे देगी. पैदा करके अगर वो एलजीएनएस पैदा बहुत सारा कर भी देती है, लेकिन उसके बैकअप में डाई नहीं है, डॉलर नहीं है जो कि स्टेबल है, तो एलजीएनएस की कोई वैल्यू नहीं है. तो मैकेनिज्म इंजीनियरिंग तो सारा ये है. तो ये आरबीएफ जो मैंने बताया वो इस कारण से चलती है. अब छोटा मोटा ही अगर आप विजन देखना चाहें तो आइए होम पे आते हैं. होम पे विजन जो है हमारे पास, आज ये मजेदार चीज, प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट. प्राइवेसी क्रिप्टो, ध्यान रखिएगा, इस पे मैं अभी आने वाला हूँ. प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट, प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज. मतलब अब इनके पास पैसा धीरे धीरे जब बढ़ेगा मार्केट कैप, तो ये फिर जो यूनिस्वैप के ऊपर पेयर बना के रखे हैं, ये खुद का एक्सचेंज लॉन्च कर देंगे, खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च कर देंगे. ये और जैसे आवे काम कर रही है, या फिर ये आपका यूनिस्वैप काम कर रही है. बेसिकली जब हम यहाँ पे जाते हैं, एक मिनट, तो यहाँ से हम एक्चुअली में कहाँ पास जा सकते हैं, देखिए
ये यूनिस्वैप के हम जा सकते हैं उस पे, क्योंकि एक्चुअली में लिक्विडिटी तो यूनिस्वैप पे है। तो कल को इनका मार्केट कैप यूनिस्वैप को क्रॉस कर दे, मतलब केवल अगर ए और एस के, मतलब मैं अगर यहाँ पास आऊं आपका मिंट के सेक्शन में, कि अगर हमारे पास मार्केट कैप जो है, एक मिनट, इसका जो मार्केट कैप है आपके पास, अगर ये उसको भी मतलब क्रॉस कर दे, और जो कि करेंगे ही, क्योंकि जिस विजन से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। और उस एक्सचेंज के बारे में वो भी है एक्चुअली में, मैं दिखाऊंगा डेटा आपको, अभी दिखा सकता हूँ डेटा। ये देखिए, ये लोन वाला मैं डेटा ओपन कर देता हूँ। तो lend.originworld.org, और ये इन्होंने वो डेटा ओपन कर दिया है। आप यहाँ के थ्रू इनका उपयोग करके भी लैंड कर सकते हैं, पब्लिकली एक्टिव करेंगे बाद में प्रॉपर तरीके से, मतलब इन्होंने बीटा प्रोजेक्ट के रूप में इस चीज को डाल दिया है। फिर जो मैं आपको दिखा रहा था, एक मिनट, डैशबोर्ड में, सॉरी, होम में, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेसी टोकन JRC20, ये बड़ी गजब की चीज है, इसको बताता हूँ। प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है, ये तो थोड़ा नाम सुना ही आप होगा आपने, अनूबी सुना होगा। तो इतने बड़े बड़े चीज, और अगर आप यहाँ पास जाएं तो अभी वर्ल्ड में सारा जो सारे जो देश हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, संस्थाएं, स्टेबल करेंसी के ऊपर मतलब बहुत अंधाधुंध पैसा लगा रही हैं। जापान अपनी स्टेबल करेंसी लॉन्च कर रही है, जो कि जापानीज येन बेस्ड होगी। ब्रिक्स सोच रही है कि डॉलर के डोमिनेंस को कम करना है, तो ब्रिक्स एक करेंसी उपयोग करे जो कि इथीरियम बेस्ड हो। वो यूरोपियन यूनियन ने तो पहले ही सोच लिया है, वो XRP के चैनल को यूज करने चाह रही है, रिपल को। तो ओरिजिन ने क्या सोचा, स्टेबल करेंसी के ऊपर काम करने का, और ये कब विजन सोचा? इनके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ स्टेबल करेंसी के एक का विजन जो है, ये 5 से 8 साल 10 साल पहले ही डाल चुके हैं। तो ये तो काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कि किस तरीके से इंक्रिप्शन करके बनाना है। अब इतना बड़ा बड़ा रिसर्च, इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं विजन, केवल इसलिए कि मैं 1000 10 हजार करोड़ कमा के चले जाऊं, तो 10 मिलियन जब लिक्विडिटी था तभी चले जाना चाहिए था। तो फिर इतना मेहनत नहीं करते कि लोन एग्रीमेंट, स्वैप एग्रीमेंट, यू कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड वाला जो सिस्टम का एग्रीमेंट है वो इन्होंने किया। ये भी देख सकते हैं डेटा, ये क्रेडिट कार्ड का एग्रीमेंट, ये वॉलेट वाला एग्रीमेंट, यहाँ पास ना आपका KYC वाला सिस्टम कर दिया है इन्होंने, पेमेंट सिस्टम, अगर रेफरल सिस्टम लॉगिन आप करेंगे तो लॉगिन होगा डेटा, और लॉगिन होने की या फिर वेब3 से कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पास से आप क्या कहते हैं अपना कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं। फ्यूचर की जो चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि ये चीजें होने वाली हैं। इसके बाद और डेटा आपको दिखाऊं, तो अभी क्या हो रहा है आज के डेट में कि RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, वो मैं दिखाता हूँ आपको। रियल वर्ल्ड एसेट, ये ओरिजिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं। रियल वर्ल्ड एसेट RWA हो ये रहा है कि वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक एक्ट पास किया, जीनियस एक्ट, और स्टेबल करेंसी ए का एक्ट। थोड़ा ध्यान समझिएगा, हैं सभी लोग जागृत अवस्था में है? बढ़ूं आगे? हाँ, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। होता ये है कि देखिए, USA की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गजब की है। आज भी अगर हम देखें तो लोग USDT में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं क्रिप्टो को बाय एंड परचेस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बिटकॉइन की बात करूं, तो बिटकॉइन जो है वो एक आपका मतलब कि अगर मैं एक बिटकॉइन खरीदना तो मुझे 95,861 डॉलर देना पड़ेगा। मतलब बैकअप जो इंटरनेशनली किया गया अभी भी डॉलर के ही रूप में है। इथेरियम खरीदना है तो 3200 लगभग डॉलर करना पड़ेगा। तो LGNS बैक्ड है आपका डाई से। BTC मान लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम बैक्ड मान रहे हैं USDT से। तो USDT किससे बैक्ड है? USDT एक्चुअल में US डॉलर से बैक्ड है। तो USA ने सोचा कि अब तो वर्ल्ड में US डॉलर का डोमिनेंस कम हो रहा है, तो क्रिप्टो में तो फिर भी बहुत तगड़ा डोमिनेंस है। तो मैं एक काम करती हूँ, स्टेबल करेंसी को ना लीगले कर देती हूँ। लीगल कर दिया उन्होंने, तो सब लोग USDT में ट्रेड करेंगे, तो वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा आएगा। जितना ज्यादा USDT में ट्रेड करेंगे उसके लिए
यूएसडीटी मतलब कि क्या होगा, जो यूएसडीटी है अगर आप ध्यान से देखें इसको, ये खुद इथेरियम के ऊपर डिप्लॉयड है, इथेरियम के द्वारा ये बनी है। ये आप देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये इथेरियम का सिंबल लगा हुआ है। तो करना क्या पड़ता होगा, जब आप यूएस डॉलर असली में देंगे या यूएस डॉलर के बॉन्ड्स देंगे, तब यूएसडीटी मिंट होके बाहर आएगी उस लिक्विडिटी पूल से, जो कि इथेरियम के ऊपर डिप्लॉयड है। तो ऐसे तो मतलब बात वही हो जाएगा, कान घुमा के पकड़ा जा रहा है कि मेरे पास तो फिर भी डॉलर्स की भरमार हो जाएगी, क्योंकि लोग इनडायरेक्टली यूएसडीटी खरीदना है तो इनडायरेक्टली यूएस डॉलर ही खरीद रहे होंगे। तो ये गजब का दिमाग लगा दिया यूएसए ने। अब इसको चैलेंज करना है, तो ब्रिक्स सोच रही है कि नहीं फिर ये तो गड़बड़ है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करेंसी पे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ट्राई की सीबीडीसी के रूप में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, लेकिन उसमें विश्व की कोई भी देश सक्सेसफुल नहीं हुई सीबीडीसी में, क्योंकि वो ब्लॉकचेन आधारित था, लेकिन ब्लॉकचेन जैसा नहीं था, ब्लॉकचेन से डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट यही सोची कि मुझे ब्लॉकचेन ही उपयोग करना पड़ेगा, तो वो क्या की, ब्लॉकचेन बेस्ड ही स्टेबल करेंसी के लिए प्रचलन में उपयोग करना शुरू किया, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इथेरियम को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए ओरिजिन ने अपना ये वाला मैथमेटिकल पेपर रिलीज किया। मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही, क्योंकि मैथमेटिक्स काफी डीप में है, जिनका बैकग्राउंड होगा वो भी समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये रिसर्च लेवल की चीज है। मैं बस एक बार ऐसे गो थ्रू करता हूँ और फिर कंक्लूजन दिखाता हूँ आपको। आप इस डेटा को भी गिटहब -5 गिटहब बुक, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में आप यहाँ पर जाके अपना रिसर्च कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, मैं पहले एक बार ऐसे गो थ्रू दिखा दे रहा हूँ कि किस लेवल का मैथमेटिकल इक्वेशन इन्होंने डेवलप किया है। बहुत रिसर्च लगता है सर, ऐसा मैं अगर बोलूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या फिर फिजिक्स क्या कहते हैं बैकग्राउंड में बोलूँ, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड बोलूँ, बहुत तगड़ा रिसर्च लगता है। जो अभी फिजिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज मिला, वो 3 साइंटिस्ट जो क्वांटम टनलिंग के ऊपर काम कर रहे थे, 1983 से काम कर रहे थे वो। तो चलिए वो तो खैर नोबेल प्राइज लेवल का है, लेकिन यहाँ पास भी रिसर्च में 2-3-4 साल की तपस्या, तो मेरे को लगता है 3 साल की तपस्या कम से कम लगी होगी इस तरह के मैथमेटिक्स को डेवलप करने में। और वो क्या है वो मैं बताता हूँ अभी, बस आप थोड़ा सा देख लें ये लेवल क्या है। मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, इतनी सारी गणित केवल इसलिए डेवलप करेंगे लोग कि मैं 2-4 हजार करोड़ रुपए कमा के पार हो जाऊं। मतलब मेरी अंतरात्मा नहीं कहती है, बाकी आपके सामने है, आप स्वतंत्र हैं, आप जिस तरह का भी डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या चीज डेवलप किया है, इन्होंने जो डेवलप किया है वो ये कहा है कि अभी भी आप बिटकॉइन के रूप में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फंड एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में दिख रहा है। बैक सोर्स के द्वारा ये पता चल जाए कि वो फंड किसका है, तो चीजें रिवेल हो सकती हैं। यूएसडीटी भी मैं अगर भेज रहा हूँ एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो वो भी दिख रहा है। इन्होंने एक काम किया, इन्होंने ऐसा इंक्रिप्शन लगाया कि वॉलेट से बी के बीच ट्रांसफर हुआ है पैसा, लेकिन कितना हुआ ये नहीं पता चलेगा। इसी को जीके नॉलेज, जीरो नॉलेज प्रूफ कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल जो एल्गोरिदम डेवलप किया इन्होंने, ये इनका यूनिकनेस है। ये अभी तक उस तरीके से बहुत कम ही लोगों ने डेवलप कर पाया है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जी कैस या मोनेरो ने भी डेवलप किया, नहीं, थोड़ी सी अलग है वो चीज, बताएंगे कभी अगर जिनकी इच्छा होगी। इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की है कि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जब ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर के बीच में वॉलेट केवल पता है कि ए से बी के बीच ट्रांसफर हुआ, बट अमाउंट नहीं पता चलेगा कि कितना हुआ, वो केवल ए को पता चलेगा और बी को पता चलेगा। इट्स लाइक एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो इस इंक्रिप्शन का इन्होंने मैथमेटिक्स यहाँ पे डेवलप कर दिया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक वर्ल्ड के लिए कि देख लीजिए, हम कुछ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास क्या कहते हैं प्रूफ है। तो आप देखिए यहाँ पास कंक्लूजन में लिखा है, ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज फॉर द देयर potential to eliminate trust and enhance transparency in a distributed application often encounter a trade off between। ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत डिटेल में बना है। और ये अनुबी और ओरिजिन ने मिलके, क्योंकि अनुबी एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन ने इस तरह का मैकेनिज्म ओरिजिन के साथ डेवलप किया है। इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा गहन रिसर्च
केवल स्कैम की चीज को करने के लिए नहीं हो सकता। तो देखिए इन्होंने वही बताया है कि ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास एम्प्लॉयड बाय द इथेरियम ऑफ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू एलिमिनेट द नीड ऑफ ट्रस्ट एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इथेरियम को क्यों चूज किया? क्योंकि इथेरियम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन में से एक है, सबसे पावरफुल सिक्योरिटी है। और इथेरियम के ऊपर डायरेक्ट ना डिप्लॉय करके इन्होंने पॉलीगॉन को क्यों यूज किया? क्योंकि ट्रांजेक्शन फास्ट हो सके और स्टेबल करेंसी एक की जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी हो इतनी पावरफुल हो सके, तो इसलिए इन्होंने इथेरियम का उपयोग किया। बहुत ही तगड़े विजन के साथ इन्होंने इस चीज को डेवलप किया है। ये फ्यूचर विजन अगर आप समझ पाएंगे तो आपको ओरिजिन एंडलेस ही लगेगा, नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट ही लगेगा। RWA के बारे में थोड़ा सा, तो जिस हिसाब से वर्ल्ड क्या कर रही है, स्टेबल करेंसी के ऊपर काम कर रही है अपने अपने, उसी आधार पे हो ये रहा है कि जितने भी स्टॉक्स मैं फ्यूचर बता रहा हूँ आपको, भविष्य में 10 साल बाद 15 साल हो सकता है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट मर्ज हो जाए। अभी भी क्या हुआ है कि अगर आपको गूगल का शेयर लेना है या अल्फाबेट का शेयर लेना मतलब अल्फाबेट उसकी टेस्ला का शेयर लेना है, एप्पल का शेयर लेना है, तो आप अमेरिकन सिटीजन नहीं है, यू कैन नॉट बाय डायरेक्टली द एप्पल शेयर और द अल्फाबेट शेयर और वॉट एवर, बट विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो यू कैन बाय, बिकॉज व्हाट जनरली हैज हैपेंड, एप्पल या फिर ये जो टॉप लेवल की कंपनी है इन्होंने अपना क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर दिया, कंपनियों के द्वारा नहीं तो लोगों के द्वारा, और वो क्रिप्टो टोकन एप्पल के एक्चुअल शेयर से बैक्ड है, उसको आप ले सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो ग्लोबल है। तो इसी को बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट। कल को गोल्ड का भी क्या कहते हैं क्रिप्टो फॉर्म आएगा और उससे आप लेंगे, जो कि अभी भी बहुत जगह होने लगा है। क्रूड ऑयल का भी हो सकता है या फिर आपका लोहा निकल कोबाल्ट किसी का भी हो सकता है, प्लॉट का भी हो सकता है। इसी को बोला जा रहा है RWA, और ओरिजिन उसके ऊपर भी काम कर रही है, जिसको मैंने आपको दिखाया यहाँ पास। रियल वर्ल्ड एसेट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट ये बात करती है कि ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट ही बनाएंगे जहां पे ट्रेडिंग होगा। मतलब मैं अभी तो ओरिजिन के सेकंड पार्ट में आप चल रहे हैं अवेक, और वो भी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। फिर इसका इटर्नल है जो कि थर्ड पार्ट है। मेटावर्स, अगर मेटावर्स को आप लोग समझ रहे होंगे कि पूरा वर्ल्ड किस तरीके से मेटावर्स में जाएगा, क्योंकि स्पेस कम हो रहे हैं ये हैं और ग्लोबल हो रहा है पूरा वर्ल्ड, तो वहां पास कौन सी करेंसियां चलेंगी, तो वहां के लिए भी इन्होंने विजन रखा हुआ है। मैं बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं इन सबको ऑन जनरल कंक्लूड करूं तो ऑरिजिन मुझे नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट ही लगता है। दुनिया में कोई भी चीज 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती, ये तो 100% फुल प्रूफ नहीं है। कल को वर्ल्ड वार हो गया तो बंद हो गया, लेकिन एज पर द कैलकुलेशन अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसी अभी तक कोई बड़ी निगेटिविटी दिखी नहीं है ओरिजिन में, और मुझे लगातार इसके विजन बड़े दिख रहे हैं। तो मैं अपना अगर अनुभव बताऊं या जो मैं अभी तक सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ जो आगे, मुझे तो एंडिंग ही लगते हैं। ये शॉर्ट वे में मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया हूँ ओरिजिन को, इसलिए यहाँ तक आज रखते हैं। बहुत 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 शशि भाई, अनबिलीवेबल जानकारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी और देखा होगा। ये आपके पास में है जो विजन आपके पास, और 1-2 घंटे लगातार माइक को हाथ में होल्ड करे और आपने एफर्ट्स किया, तो मैं समझता हूँ टेपिंग से काम आज आ गया है और सभी लोग ज्यादा लगेगा। आपके सिर्फ दिल ही दिल चाहिए। और दोस्तों ये एक छोटा सा ट्रेलर है और हम बहुत लकी हैं का सानिध्य शशि भाई का सपोर्ट हमको मिलता रहता है। और शशि भाई को यदि पूरा देखना है, एलजीनेस को पूरा देखना है, तो जब भी आपका एलडीपी में, गोवा एलडीपी में भी हम इनको समय नहीं दे पाते, तो बिलीवेबल अपॉर्चुनिटी, अनबिलीवेबल आपका नॉलेज जो आपने लिया है, तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे पास भी शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। और मैं बताने का प्रयास कर नहीं सर, ये
देखिए, लोग ये जानते तो हैं कि ओरिजिन ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, लेकिन बताना और साक्ष्य के साथ उसकी उजागर करना, तो ये हुनर हर किसी के ये हुनर सिर्फ़ है। और टीम अखिलेश और मैं खुद लकी हूँ कि अक्षत भा आपके समय को हम ले पाए। और वेलकम करूँगा मैं आपका कि जयपुर एलडीपी जैसा हमारा कन्वर्सेशन है, जैसा भी पॉसिबल होगा समय के साथ, हम ज़रूर वहाँ पे, क्योंकि आप और हम भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जी, तो मैं होप कर रहा हूँ हो जाए। जो भी घटनाएँ घटी थी वो जल्दी ठीक हो जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अभी रिकवरी फ़ेज़ में ही हैं, इसलिए थाईलैंड भी मेरा जाना नहीं हो पाया। और वहाँ पर भी कल सब लोग गैदर थे। हाँ, थाईलैंड से याद आया कि एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हम प्लान कर रहे हैं। आज मैं मेरी टीम के साथ बात करूँगा और 15 जनवरी को अपन अपनी पूरी थाईलैंड करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि 15th जैन, और थाईलैंड का टूर हम लोग 4 नाइट 5 डेज़ का रखने वाले हैं। और सभी लोगों के लिए खुशखबरी और मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। चलिए वो नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं, आज कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जी को देखना चाहता हूँ। गौरव यदि अवेलेबल, तो अपना हैंड रेज़ करेंगे। गौरव गुप्ता।